हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी स्मार्ट IAS PCS। माय नेम इज़ ख्वाहिश शर्मा एंड आज हम ज्योग्राफी कंटिन्यू करने वाले हैं। लक्ष्य 120 सीरीज़ में हम ज्योग्राफी के उन टॉपिक्स को कवर करेंगे जिसका ROI काफ़ी ज़्यादा है। दैट मीन्स कि इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। एंड ये क्वेश्चन कुछ टॉपिक्स हैं जो हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज में कवर भी नहीं है, जैसे लाइफ साइकिल ऑफ स्टार ही है। काफ़ी सारी जगहों पे नहीं पढ़ाया जाता और हर साल इसमें से क्वेश्चन आता है। व्हाट इज नेबुला पे क्वेश्चन पूछ चुका है, सुपरनोवा पे क्वेश्चन पूछ चुका है एंड सो ऑन। तो इस पर्सपेक्टिव से दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, दिस सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, अदर देन दैट विकास सर ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट, इसमें कुछ क्वेश्चन तो ओवरलैपिंग भी होते हैं, बट ज्योग्राफी अकेले में से 15 से 16 क्वेश्चन आते ही आते हैं हर साल। क्यों आते हैं? हमको पता है कि फॉरेस्ट का भी पेपर इसके साथ ही होता है, UPSC के साथ ही, CSE के साथ ही, राइट। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि ज्योग्राफी इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि इसकी वेटेज कम हो ही नहीं सकती, राइट। प्लस द बेस्टेस्ट पार्ट अबाउट दिस सब्जेक्ट इज डायरेक्ट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन फ्रॉम NCERT। अगर आपने NCERT नहीं करी है, प्लीज करो। ठीक है, मैंने एक वीडियो में कवर भी किया कि NCERT को कवर कैसे करना है। अगर आप NCERT को कवर नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि आप पे बहुत लोड है मॉक टेस्ट का, प्रीवियस क्वेश्चन का एंड सो ऑन, तो प्लीज आप जाकर के NCR, यू कैन बाई दी NCR और यू कैन बाई दी बंडल जिसमें वी आर प्रोवाइडिंग प्रीवियस क्वेश्चंस प्लस NCR, जिसमें हमने सारे NCERT को कवर किया है। ठीक है, शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड में आप सारी के सारी इंपॉर्टेंट NCERT को कवर कर लोगे अलॉन्ग विथ प्री प्रिपेयर्ड नोट्स प्लस 3 टाइम्स रिविजन। तो सेकंड बैच इसका स्टार्ट होने वाला है। इफ यू वांट टू एनरोल यू कैन। नहीं कर पा रहे तो प्लीज एक अपना हैबिट डेवलप करो कि रोज NCERT को पढ़ो। ज्योग्राफी NCERT में एक तो 11th क्लास की NCERT है फिजिकल ज्योग्राफी की, ठीक है, प्लस इंडियन ज्योग्राफी की NCERT। इंडियन ज्योग्राफी की NCERT के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे से फॉर एग्जांपल वेजिटेशन वाला चैप्टर हो गया, ड्रेनेज वाला चैप्टर हो गया। हर साल इसमें से क्वेश्चंस आते हैं और थोड़ा बहुत रट्टाफिकेशन भी करना पड़ेगा इसमें, है ना। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव अगर खुद कर सकते हो तो कर लो, माइक्रो नोट्स बनाओ, उसके बार बार रिवाइज करो। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं सीरीज में, लाइव इस आज की जो लक्ष्य सीरीज है इसमें हम क्या करने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर कर देंगे सो दैट आपका क्विक रिविजन हो जाए, जो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपके सब कवर हो जाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ स्टार। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस साल में इस चीज में से क्वेश्चन आता है। नेबुला का क्या है, UPSC ऑलरेडी पूछ चुका है, सुपर नोवा सब पे क्वेश्चन पूछ चुका है, तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, एंड हर साल इसका वेटेज बढ़ता जा रहा है क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये साइंस एंड टेक एंड ज्योग्राफी में ओवरलैप होता है। ठीक है, तो टॉपिक को कवर करते हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले समझो कि ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इसके एक हीरो है और एक विलन है। ठीक है, हीरो कौन है? हीरो है इसका हीट। ठीक है, इसका विलन कौन है? विलन है इसका ग्रेविटी। ठीक है, तो होता क्या है ना, व्हाट इज नेबुला? स्टार्ट करते हैं नेबुला से। तो नेबुला क्या है? नेबुला इज जस्ट लोकलाइज लंप ऑफ गैस। ठीक है, ये गैस है, बस इसको बोलते हैं हम नेबुला, और ये रोटेटिंग होती है यूजुअली। इसमें क्या होता है, बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन काफी सारे पार्टिकल सेंटर में आते हैं। तो इसको मान के चलो ये गैस है, गैस का गोला है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, काफी सारे पार्टिकल्स बीच में आ जाएंगे और ये जो है पार्टिकल्स है, ये धीरे 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 करके बना लेंगे हमारा यूथफुल सन। यूथफुल सन, ठीक है, ये यूथफुल सन क्या होगा, जब इसमें न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, इट विल बिकम अ स्टार। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टार बोलेंगे, राइट। तो नेबुला है, अभी नेबुला स्टार नहीं बना है। ठीक है, अभी ये स्टार नहीं बना, अभी ये एस्पायरिंग स्टार है। इसके बीच में क्या होगा, जितना भी इंपॉर्टेंट इसमें गैसेस हैं वो सब बीच में आ जाएंगी डेंस होने की वजह से। एंड एक दिन आएगा कि इनके बीच में इतना इनफ रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, इतने इनफ हीट क्रिएट हो जाएगी कि जो हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है वो मिलकर बनाएगी हीलियम। तो जब हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन मिलकर बनाती है हीलियम, हम उसको बोलते हैं स्टार। और इसको हम क्या बोलते हैं, मेन सीक्वेंस स्टार भी बोलते हैं। लेट मी राइट इट डाउन, मेन सीक्वेंस स्टार। तो मेन सीक्वेंस स्टार कौन सी स्टेज है? ये एक ऐसी स्टेज है जिसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिला के बनती है हीलियम। समझ गए? अब मान के चलो, अगर अभी जो हमारा करंट स्टार है उसको हम एवरेज स्टार मानते हैं। ठीक है, तो अगर जितना भी करंट हमारा सन है उसके साइज का कोई स्टार होता है तो हम उसको बोलते हैं एवरेज स्टार। अगर उसका 7 से 8 टाइम्स होता है बड़ा कोई स्टार तो हम उसको बोलते हैं मैसिव स्टार। ठीक है, अब होगा क्या, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम बना रहा है। ठीक है, बढ़िया है। अभी जो हम सन देखते हैं वो इस स्टेज में। ठीक है, नाउ एक दिन तो ऐसा आएगा कि सारे का सारा हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, हाइड्रोजन बचेगा ही नहीं, राइट। तो क्या होगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन नहीं बचेगा और हीलियम नहीं बन पाएगी और न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो इनफ हीट नहीं हो पाएगी जिससे की वजह से और न्यूक्लियर रिएक्शन हो सके। तो क्या होगा, स्टार मरना शुरू हो जाएगा।
क्या होगा, स्टार मरना शुरू हो जाएगा। अब क्या होगा कि विलन खुश होगा। विलन खुश कैसे होगा, ग्रेविटी खुश होगी। ग्रेविटी बोलेगी अब मैं क्या करूंगी, सारे पार्टिकल्स को अपने अंदर कोलैप्स कर दूंगी और मैं पूरे का पूरे स्टार को कोलैप्स कर दूंगी। बेसिकली क्या होगा, स्टार है ना, तो ग्रेविटी सारे पोर्शन को नीचे अपने सेंटर में खींचने की कोशिश करेगी सो दैट सब कुछ कोलैप्स हो जाए, ठीक है। एंड ऑब्वियसली स्टार इज लाइक आई एम गोइंग टू डाई, मैं नहीं सर्वाइव कर पाऊंगा एंड सो ऑन। बट सडनली क्या होगा ना, एक सॉन्ग चलेगा बैकग्राउंड में, द सॉन्ग इज अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी है जिंदगी। एंड क्या होगा, जो पार्टिकल्स है ना, ग्रेविटी उन पार्टिकल्स को पास पास में लेकर के आ रही है। जब ये पार्टिकल्स पास में आएंगे, एक दूसरे से टकराएंगे ना, तो हीट जनरेट हो जाएगी। हीट जनरेट होने की वजह से क्या होगा, अगेन इतनी ज्यादा एनर्जी जनरेट हो जाएगी कि जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बना रहा था ना, अब क्या होगा, हीलियम और हीलियम बनकर के बनाएंगे कार्बन। ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, इसमें हीलियम एंड हीलियम मिलकर बनाने लग जाएंगे कार्बन। एक और न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट हो गई। दैट मीन्स जो स्टार मरने वाला था उसको हीट ने बचा लिया और अगेन एक न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट हो गई जिसने जन्म दिया रेड जाइंट को। तो रेड जाइंट कौन सी स्टेज होती है, ये एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें हीलियम और हीलियम मिलके क्या बनाते हैं कार्बन। याद रखोगे। तो इसमें क्या हुआ, हीलियम एंड हीलियम ने मिलकर बनाया कार्बन। अब अगर मैसिव स्टार है तो क्या बनाएगा, रेड सुपर जाइंट बनाएगा। इसमें भी क्या हो रहा है, हीलियम और हीलियम मिलकर क्या बना रहे हैं, कार्बन बना रहे हैं। समझ गए। अब क्या होगा, अगेन अगर हम स्मॉल स्टार की बात करते हैं, एक दिन आएगा कि हीलियम और हीलियम भी खत्म हो जाएगा और कार्बन फिर फर्दर कार्बन प्लस कार्बन मिलके कुछ और बन ही नहीं पाएगा और हमारा जो स्टार है वो मरना शुरू हो जाएगा। और ग्रेविटी स्माइल करेगी, बोलेगी अब तो मेरा दिन आ ही गया, आज तो मैं पूरे स्टार को मार ही डालूंगी। एंड वो स्टार मरना शुरू हो जाएगा। बट व्हेन इट कम्स टू मैसिव स्टार, कहानी थोड़ी सी अलग है। कहानी में क्या ट्विस्ट आया कि जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हीलियम बना रहा था, है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बना रहा था, वो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। अब हीलियम और हीलियम मिलकर क्या बना रहा था, कार्बन बना रहा था, वो रिएक्शन भी नहीं हो पाएगी। क्यों, उतनी हीट ही नहीं बची। अब ग्रेविटी अगेन क्या करेगी, हंसेगी। ग्रेविटी सारे के सारे पार्टिकल्स को टुवर्ड्स द सेंटर कोलैप्स करने के लिए बुलाएगी। तो सारे पार्टिकल्स क्या करेंगे, टुवर्ड्स द सेंटर आएंगे। अब जैसे ही ये पार्टिकल सेंटर में आए, एक दूसरे से टकराए, टकराने से क्या हुई, हीट जनरेट हुई। और जैसे ही हीट जनरेट होगी, इतनी सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट हो जाएगी कि जो कार्बन है, कार्बन और कार्बन मिलके बन जाएगा आयरन। तो अगेन बैकग्राउंड में वही गाना चला कि अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। एंड फाइनली कार्बन कार्बन ने मिलकर बना लिया आयरन। तो अगेन ग्रेविटी हार गई एंड ये स्टार फिर से सर्वाइव कर जाएगा। तो दिस इज व्हाट लाइफ इज अबाउट, है ना, कि लाइफ में हर्डल्स आते हैं बट गॉड गिव यू अ चांस टू सर्वाइव। तो रेड सुपर जाइंट में क्या हुआ, अगर हम मैसिव स्टार की बात करें तो इसमें एक और रिएक्शन हो जाएगी, इसमें कार्बन कार्बन मिलकर बनाएगा आयरन। बट अनफॉर्चुनेटली इस यूनिवर्स में ऐसी कोई एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करती एज ऑफ नाउ जिसमें आयरन और आयरन मिलके कुछ और तीसरी चीज बनाए। तो अनफॉर्चुनेटली एक दिन आएगा जब कार्बन और कार्बन भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा और हमारा जो स्टार है वो कोलैप्स होना शुरू हो जाएगा। इट विल क्रिएट अ सुपरनोवा। व्हाट विल इट क्रिएट, अ सुपरनोवा, ठीक है। और जो एवरेज स्टार था उसकी कहानी में क्या हुआ, उसकी कहानी में बन गया प्लैनेट नेबुला। तो व्हाट इज नेबुला, जिस नेबुला से हमने स्टार्ट किया था ना वही नेबुला वापस आ गया। दिस इज द साइकिल ओनली। तो नेबुला क्या है, ये गैस है। इसमें क्या होगा कि आसपास वाले एरिया में गैस हो जाएगी, बीच में कंडेंसर पार्ट है। तो जो गैस है वो तो किसी दिन उड़ के खत्म हो जाएगी, जो बीच का पार्ट है वो बन जाएगा व्हाइट ड्वार्फ। मतलब एक बहुत छोटा सा प्लैनेट जैसा है जो चमक रहा है, व्हाइट ड्वार्फ है, ठीक है। जब व्हाइट ड्वार्फ मरेगा तो ये बना देगा ब्लैक ड्वार्फ। ब्लैक ड्वार्फ मतलब इसमें तो अब इतनी भी एनर्जी नहीं बची कि लाइट भी जल सके, समझे। व्हाइट ड्वार्फ का मैं क्या है, एटलीस्ट इतनी एनर्जी है कि ये थोड़ा इल्यूमिनेटेड लग रहा है। ब्लैक ड्वार्फ इल्यूमिनेटेड नहीं लगता, ठीक है। यहाँ पे सुपरनोवा क्या है, सुपरनोवा गैसेस है, मतलब ये पूरे के पूरे आपको गैसेस दिख रहा है, ठीक है। बट गैसेस में क्या होगा, अगर थोड़ा छोटा स्टार है, ठीक है, तो वो न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर बहुत बड़ा स्टार है तो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल एक ऐसी एंटिटी है जो अपने अंदर हर चीज को समा जाती है, मतलब हर चीज इस ब्लैक होल के अंदर समा जाती है, ठीक है। इवन लाइट कैन नॉट एस्केप ब्लैक होल, ठीक है। तो ब्लैक होल को इन डिटेल आप वैसे पढ़ सकते हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बट जस्ट रिमेंबर दीज टर्म्स एंड अब हम इनके टर्म्स को रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा स्टेलर नेबुला। व्हाट इज नेबुला, इट इज अ क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट, ठीक है। यहीं से क्या होता है, हमारा स्टार स्टार्ट होता है, ठीक है। प्रोटोस्टार क्या है, अर्ली स्टेज होती है, जैसे मैंने आपको बताया ये मैसिव स्टार है, इसको हमने मेन सीक्वेंस स्टार बोला है। तो मेन सीक्वेंस स्टार से पहले क्या आएगा, प्रोटोस्टार। जो नेबुला और मेन स्टार के बीच के ट्रांजिशन जोन है उसको हम बोलेंगे प्रोटो मतलब थोड़ा पहले का स्टार, ठीक है। मेन सीक्वेंस स्टार मैंने आपको बता दिया, लॉन्गेस्ट स्टेबल फेज है, न्यूक्लियर फिजन ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम, ठीक है। रेड जाइंट सुपर जाइंट में मैंने बताया जो एवरेज स्टार है उसमें क्या होगा, रेड जाइंट आफ्टर हाइड्रोजन डिप्लीशन खत्म हो जाएगा। मैसिव में क्या होगा कि उसके हायर मासेस बन जाएंगे, ठीक है। फिर एंड में आता है नेबुला, प्लैनेटरी नेबुला, जो ये देखा ना आपने प्लैनेटरी नेबुला,
राइट। इसमें क्या है, फॉर लो टू मीडियम मास स्टार्स आउटर लेयर इज शेड लीविंग अ वाइट डॉर्फ, मतलब जो गैस थी वो तो नेबुला हो गई, बीच बीच में क्या बचा, वाइट डॉर्फ बचा। सुपरनोवा क्या है, फॉर मासिव स्टार कोर कोलैप्स इनटू सुपरनोवा एक्सप्लोजन फॉर्मिंग अ न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल। ठीक है, समझ गए इस चीज को। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हमने देखा कि स्टार कैसे बनते हैं, स्टार की लाइफ साइकिल क्या है, अब हम समझते हैं कुछ प्लैनेट्स के बारे में। ठीक है, तो प्लैनेट्स को ना हमने मोटा माटी दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये सन के सबसे नजदीक है। ठीक है, सन के बाद क्या आता है, मर्क्यूरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स। ठीक है, इनको हम बोलते हैं इनर प्लैनेट और रॉकी प्लैनेट्स। यहीं पे जो मार्स है और जुपिटर है उसके बीच में आती है एक एस्ट्रॉइड बेल्ट, मतलब एक बेल्ट आती है, इसमें एस्ट्रॉइड या एस्ट्रॉइड्स होते हैं। उसके बाद जितने भी प्लैनेट्स हैं ना उसको हमने बोला आउटर प्लैनेट या जोवियन प्लैनेट, और इसको बोलते हैं गैसियस प्लैनेट भी। क्या बोलते हैं, गैसियस प्लैनेट। ठीक है, याद रखोगे। अब इसमें डिफरेंस क्या है, इसको ऐसे समझो, बेसिकली ये सन है, या मैं इसको ड्रॉ कर देती हूँ सो दैट याद रहे। दिस इज सन। ठीक है, ये सन है, ये है हमारा मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ठीक है, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। राइट, अब मार्स और जुपिटर के बीच में क्या है, एस्ट्रॉइड बेल्ट है। ठीक है, तो जुपिटर इज क्वाइट बिग। अब हुआ क्या ना, सन में से निकलते हैं सोलर फ्लेयर्स। क्या निकलते हैं सन में से, सोलर फ्लेयर्स। तो जब अर्थ बनी, बाकी प्लैनेट्स बने ना, अर्थ और बाकी प्लैनेट्स के आसपास थी गैसेस की लेयर। ठीक है, गैसेस की क्या थी, लेयर थी। एटमॉस्फेयर है ना आज हमारे आसपास, ऐसे पहले भी एटमॉस्फेयर था। तो वो एटमॉस्फेयर किसका बना था, हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ था, ये एटमॉस्फेयर था। इसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब हुआ क्या, सन से निकली सोलर फ्लेयर्स। सोलर फ्लेयर्स आर बेसिकली सोलर विंड्स। सोलर विंड्स ने क्या किया, सोलर विंड्स इतने ह्यूज एनर्जी के साथ आई कि उन्होंने मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इन चार प्लैनेट के जितना भी एटमॉस्फेयर था ना उसको उड़ा दिया। तो बेसिकली अब इनके पास कोई भी एटमॉस्फेयर बचा ही नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो आज जो हमारी अर्थ है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन हीलियम होती, बट ऐसा तो केस नहीं है। राइट, तो याद रखना ये चीज कि देयर वर सर्टेन प्लैनेट्स, कौन कौन से, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, जिनके ऊपर जो एटमॉस्फेयर था हाइड्रोजन हीलियम का वो स्ट्रिप ऑफ हो गया था बिकॉज ऑफ सोलर फ्लेयर्स। तो जो बचा ना, इट वॉज टेरेस्ट्रियल। आज आप जमीन पे खड़े हो, क्रस्ट पे खड़े हो ना अर्थ के, दैट इज बेसिकली टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। हुआ क्या, जो जुपिटर है और जुपिटर के बाद के प्लैनेट्स वो इतने दूर थे कि सन फ्लेयर्स उस तक पहुंच नहीं पाई। दूसरा, जुपिटर की ग्रेविटी भी इतनी अच्छी खासी थी कि जुपिटर ने अपने एटमॉस्फेयर को बचा के रखा। तो अगर आप आज जुपिटर पर जाओ तो आप जुपिटर तक पहुंच ही नहीं पाओगे, क्योंकि उसमें ऐसा कोई क्रस्ट नहीं है जैसा अर्थ के ऊपर है। इट्स अ वेरी डेंस प्लैनेट मेड अप ऑफ गैसेस। तो दीज प्लैनेट्स आर मेड अप ऑफ गैसेस एंड इट स्टिल होल्ड्स इट्स प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। याद रखोगे इस चीज को, एक बार रीड कर लेते हैं। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कौन कौन से हैं, रॉकी प्लैनेट्स जैसे अर्थ, मार्स हो गया। ठीक है, ये इनर में है, इनका टेम्परेचर वर टू हाई फॉर गैस रिटेंशन, प्लस जो सन वाला बात मैंने आपको बताई। फिर गैस जाइंट्स है, प्लैनेट्स विद थिक एटमॉस्फेयर ऑफ हाइड्रोजन हीलियम लाइक जुपिटर एंड सैटर्न फॉर्म्ड इन दी कूलर रीजन। ठीक है, अर्थ आइस जाइंट्स में हमने नेपट्यून एंड यूरेनस को रखा है। ठीक है, क्योंकि इसमें ये इतना दूर है सन के कि यहाँ पे आपको आइस क्रिस्टल्स मिल सकते हैं। राइट, बट याद रखना आपको इनर प्लैनेट को और आउटर प्लैनेट को याद रखना है। आउटर प्लैनेट को हम जोवियन प्लैनेट बोलते हैं, जोवियन वर्ड डिस्क्राइब हुआ है फ्रॉम द जुपिटर। ऑल्सो हम इसको गैसियस प्लैनेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखोगे। जो मैंने आपको बताए फैक्टर किसकी वजह से ये इनर बना, वो भी आप याद रखना। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम साइज के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो रैंकिंग प्लैनेट्स की ये है, मर्क्यूरी, मार्स आएगा, फिर वीनस आएगा, देन अर्थ। ठीक है, याद रखोगे इस चीज को। देन नेपट्यून, यूरेनस, सैटर्न एंड जुपिटर। राइट, अब इसको कैसे याद रख सकते हैं, देखो मर्क्यूरी तो सबसे छोटा है, हमें पता ही है, मर्क्यूरी, मार्स। ठीक है, अर्थ सबसे बड़ा है। इन दी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स अर्थ को इधर रख दो। ठीक है, और बस इसको यहाँ पहुंचा दो। राइट, तो इस तरह से याद हो जाएगा। ठीक है, इसको हम किस तरह से याद कर सकते हैं, बिल्कुल इस सीरीज का उल्टा कर दो। ठीक है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून है, इसको उल्टा करके लगा दो, नेपट्यून, यूरेनस, सैटर्न, जुपिटर। इस तरह से याद रखना। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे नोट करो, सबसे डेंसिटी वाला प्लैनेट कौन सा है, सबसे ज्यादा डेंस प्लैनेट कौन सा, दैट इज अर्थ। पूछ सकता है यूपीएससी आपसे, सबसे डेंस प्लैनेट कौन सा है, अर्थ है। ये सब एनसीईआरटी में कवर्ड है, सारी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ ये सब हमारे एनसीईआरटी वाले कोर्सेज में लिखा हुआ है, क्योंकि एनसीईआरटी में एक एक लाइन ये मेंशन है। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ कम्स द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। देखो, अर्थ के इंटीरियर के बारे में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उसके अलग अलग सोर्सेज हैं, कुछ डायरेक्ट सोर्सेज हैं, कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं। अर्थ की जो आप बोल सकते हो रेडियस है, इट इज अबाउट 6,400 किलोमीटर्स, है ना। जितना आप अर्थ के बीच में जाओगे उतना टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। राइट, दिस इज द एग्जैक्ट रीजन 12-13 किलोमीटर से नीचे आप ड्रिल कर ही नहीं सकते, इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है कि आप नीचे जा ही नहीं सकते।
आज तक हम जितना भी डीप गए हैं, हम डीपेस्ट 12 किलोमीटर गए हैं। कहाँ पे गए हैं ये देखो, डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट ड्रिल्ड इन दी काला आर्कटिक ओशन। ठीक है, तो हम आर्कटिक ओशन में गए हैं 12 किलोमीटर डीप, इससे ज़्यादा हम नीचे जा ही नहीं पाए क्योंकि टेम्परेचर इज रियली हाई। तो आई एम आस्किंग यू दिस, क्या डायरेक्ट सोर्स जो है वो रिलायबल है? क्या आप सच में अर्थ के अंदर जाकर के अर्थ की लेयर्स के बारे में पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते। ठीक है, अर्थ ना अनियन लाइक है, जैसे अनियन की लेयर्स नहीं होती वैसे अर्थ की भी लेयर्स है। बाहर क्रस्ट है, फिर मेंटल है, मेंटल में भी आउटर मेंटल इनर मेंटल, देन कोर है, इनर मेंटल आउटर कोर है, इनर कोर है। तो इस तरह से प्याज की लेयर्स होती है ना, वैसे अर्थ की भी लेयर्स है। हर लेयर की डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट डेंसिटी, डिफरेंट केमिकल एंड मैग्नेटिक कंपोजिशन भी है। बट आप इसके बारे में पढ़ तो सकते नहीं खोद के, राइट? क्या आप वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू पढ़ सकते हो? इसमें भी नहीं कर सकते। क्यों? वॉल्केनो आया, मान लिया वॉल्केनो आया, वॉल्केनो में से मैग्मा बाहर आया जो लावा बन गया, आपने उसकी स्टडी कर ली, बट आपको ये तो नहीं पता ना कितने डेप्थ से आया है, ना आपको ये पता कि उसका टेम्परेचर क्या था और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी डेफिनेटली चेंज हो गई होगी। तो वॉल्केनिक इरप्शन इज ऑल्सो नॉट अ रिलायबल सोर्स। तो बाकी कौन कौन से सोर्स बचते हैं हमारे पास? दैट इज द इनडायरेक्ट सोर्सेज। आज हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में जो भी पता है वो इनडायरेक्ट सोर्सेज की वजह से पता है। कौन कौन से सोर्सेज है? सीस्मिक वेव्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, तो ये हमें बताता है कि अर्थ के अंदर क्या लेयर है एंड क्या चल रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है सीस्मिक वेव। बेसिकली सीस्मिक वेव्स क्या होता है? अर्थक्वेक के आने के टाइम पे जो वेव्स जनरेट होती है उसको हम सीस्मिक वेव्स बोलते हैं। इस पे ऑलरेडी यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ चुका, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन कॉपी पेस्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। पी वेव एंड एस वेव का बहुत अच्छे से डिफरेंशिएशन दे रखा है, मैंने इस चीज में उसको ऐड कर दिया, इस वीडियो में उस चीज को ऐड कर दिया सो दैट आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो जाए। ठीक है, तो याद रखना अब मुझे आपकी फुल अटेंशन चाहिए क्योंकि एक ईच एंड एवरी टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर इट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्ट सोर्सेज के एग्जांपल क्या है? साउथ अफ्रीका का गोल्ड माइन है, 3 to 4 किलोमीटर हम अंदर गए हैं। ठीक है, डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट था, आर्टिक ओशन में 12 किलोमीटर ही अंदर गए, बट इससे ज्यादा हम अंदर जा नहीं सकते। ठीक है, इनडायरेक्ट सोर्सेज का क्या है? इनडायरेक्ट सोर्सेज क्या में और भी कुछ एग्जाम्पल्स हमको मिले हुए हैं, जैसे वी कैन एनालाइज दी मैटर इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर एंड स्टडी बाय स्टडिंग दी मीटियोर्स। तो मीटियोर्स मतलब अर्थ के आसपास अभी भी कुछ छोटे छोटे, आप बोल सकते हो कि सेलेस्टियल बॉडीज है, सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर कर जाती हैं। ये जो मीटियोर्स है, जो अर्थ है, वो सेम टाइम पे ही बने थे, राइट? जब ये अगर हम मीटियोर्स के बारे में पढ़ें तो हमें थोड़ा तो आइडिया लग जाएगा कि हाँ अर्थ कैसे बनी होगी या कौन से टाइम पीरियड पे बनी होगी। तो इसलिए हम मीटियोर्स को भी पढ़ सकते हैं। हम ग्रेविटेशन फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड सीस्मिक एक्टिविटी को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें सीस्मिक एक्टिविटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब सीस्मिक एक्टिविटी मैंने आपको बताया व्हाट इज सीस्मिक एक्टिविटी। सीस्मिक एक्टिविटी इज बेसिकली नथिंग बट इट इज जस्ट कि अर्थक्वेक से जो एनर्जी रिलीज हुई दैट इज सीस्मिक एनर्जी। ठीक है, तो उसके लिए पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि अर्थक्वेक होता क्या है। नाउ व्हाट इज अर्थक्वेक? अर्थक्वेक इज नथिंग बट सिंपली शेकिंग ऑफ द अर्थ सर्फेस। जो अर्थ का सर्फेस है जब वो शेक होता है उसको हम अर्थक्वेक बोलते हैं। बट अर्थक्वेक जनरेट क्यों होता है ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसको प्लेट टेक्टोनिक में हम पढ़ेंगे। बेसिकली दो अलग अलग जो प्लेट्स होती हैं उनके टकराने की वजह से एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम बोलते हैं अर्थक्वेक। तो बेसिकली अर्थ के कहीं डेप्थ में किसी एक एरिया में एनर्जी रिलीज होगी, उसको हम बोलते हैं हाइपोसेंटर या फोकस। ठीक है, अब जहां पे एनर्जी रिलीज हुई उसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला एरिया है टुवर्ड्स दी सरफेस, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, उसको हम बोलते हैं एपिसेंटर। तो एपिसेंटर क्या है? एक सरफेस पे वो एरिया है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सबसे पास है हाइपोसेंटर या फोकस के। याद रखोगे तो फोकस एंड एपिसेंटर क्या है? द पॉइंट विद इन द अर्थ वेयर एनर्जी इज रिलीज्ड इज फोकस एंड द पॉइंट डायरेक्टली अबव इट इज नोन एज एपिसेंटर। याद रखोगे इस चीज को। आगे चलते हैं। देन कम सीस्मिक वेव। अब देखो जो एनर्जी रिलीज होती है ना, वो रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, सीस्मिक वेव्स। ठीक है, तो ये अर्थ है, मान लो यहाँ पे कहीं पे अर्थक्वेक आया तो अर्थक्वेक में क्या होगा? हर डायरेक्शन में यहाँ से वेव्स जनरेट होंगे। इसको हम बोलते हैं बॉडी वेव्स। क्या बोलते हैं? बॉडी वेव्स बोलते हैं। ठीक है, नाउ जैसे ही ये बॉडी वेव्स आ जाएंगे ऑन दी सरफेस, हम इनको बोलने लग जाएंगे सरफेस वेव। ठीक है, तो ये बॉडी वेव्स जब सरफेस पे आती है तो सरफेस पे इस तरह से घूमने लग जाते हैं, उनको हम बोलते हैं सरफेस वेव। ठीक है, एक चीज याद रखना, जो सरफेस वेव्स होती है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है एज कम्पेयर टू बॉडी वेव्स, ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है एज इट इज मेंशन है एनसीईआरटी में। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर दैट। आगे चलते हैं मेजरमेंट पे। रिचर्ड स्केल क्या करता है? मैग्नीट्यूड को मेजर करता है। जो मर्करी स्केल है वो मेजर करता है इंटेंसिटी को। इंटेंसिटी मतलब कितना डैमेज हुआ है, समझ गए? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, एनसीईआरटी में दे रखा है, जो रिचर्ड स्केल है वो 0 से 10 तक करता है एंड जो मर्करी स्केल है वो 1 से लेकर के 12 तक मेजर करता है। ठीक है, तो ये स्केल भी याद रखना क्योंकि एनसीईआरटी में है ना, तो यूपीएससी क्या करेगा?
डायरेक्टली घुमा फिरा देगा, रिचर्ड की जगह मर्क्यूरी लिख देगा, मर्क्यूरी की जगह रिचर्ड रख देगा। तो याद रखना, रिचर्ड स्केल क्या करता है, मैग्नीट्यूड को नापता है, मर्क्यूरी स्केल क्या करता है, इंटेंसिटी को नापता है, नुकसान कितना हुआ, ठीक है। रिचर्ड बताता है कि एनर्जी कितनी रिलीज हुई, मैग्नीट्यूड क्या है, समझ गए। टेक्टोनिक एक्टिविटी हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब देखो अर्थक्वेक वेव्स को हम पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारी जो वेव्स है, बॉडी वेव्स तो होती ही हैं, राइट, हमारी सरफेस वेव्स भी है, ठीक है। सरफेस वेव्स को भी हमने, बॉडी वेव्स को तो हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, पी वेव एंड एस वेव। पी वेव मतलब प्राइमरी वेव, ठीक है, एस वेव मतलब सेकेंडरी वेव, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एज इट इज कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आया है 2023 में। जब बॉडी वेव में से क्वेश्चन पूछ चुका है तो 2026 में क्यों सरफेस वेव से क्वेश्चन नहीं आ सकता, डेफिनेटली आ सकता है, समझे। तो इस चीज को समझते हैं। तो बॉडी वेव एंड सरफेस वेव आप समझ गए पहले डिफरेंस। बॉडी वेव कितने पार्ट्स में डिवाइड है, पी वेव एंड एस वेव। सरफेस कितने पार्ट्स में डिवाइड है, एल वेव जिसको लव वेव बोलते हैं और रिले वेव्स, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं। प्राइमरी वेव क्या होती है, वो वेव होती है सबसे पहले जनरेट होती है, सेकेंडरी वेव थोड़ी देर बाद आती है। तो मान लो अर्थक्वेक आया इस पॉइंट पे, सबसे पहले जो वेव्स आएंगे वो सेकेंडरी, प्राइमरी वेव है, उसके बाद जो वेव आएगी दैट इज सेकेंडरी वेव। और यही वो वेव्स हैं जिनके हेल्प से आप बता सकते हो कि अर्थ के अंदर की इंटेंसिटी क्या है, अर्थ के अंदर की डेंसिटी क्या है, मतलब सॉरी डेंसिटी क्या है, और उसका बेसिकली आप बोल सकते हो कि लिक्विड है, सॉलिड है, कौन सी लेयर्स, कौन से लेयर्स में, सब आपको पी वेव और एस वेव के थ्रू पता चलता है। तो पी वेव जो होती है ना, वो सॉलिड लिक्विड गैसेस सबसे पास हो जाती है, बट जो एस वेव होती है वो केवल और केवल सॉलिड से पास होती है, याद रखना, ठीक है। अब पी वेव कैसे मूव करेगी, पी वेव मूव करती है ऐसे, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, इस डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है। तो यही 2023 का क्वेश्चन था जो एनसीईआरटी में से एज इट इज कॉपी पेस्ट आया था, कि जो पी वेव है ना, वो उसमें क्या होता है, वेव की डायरेक्शन एंड मूवमेंट इट इज पैरेलल, ठीक है। वेव की डायरेक्शन क्या है, यहाँ है, पार्टिकल का मूवमेंट कौन सी डायरेक्शन में, यहीं पे है, तो पैरेलल हो गया ना, समझ गए। सेकेंडरी वेव में थोड़ा केस अलग है। सेकेंडरी वेव में वेव कैसे मूव करती है, मान लो ये प्लेन है, तो वेव विल मूव लाइक दिस, जो साइन की वेव होती है ना उस तरह से। अब यहाँ पे क्या है, ऊपर नीचे, ठीक है। बट वेव की डायरेक्शन क्या है, ये तो 90 डिग्री का एंगल बना रही है ना, तो दिस इज परपेंडिकुलर, इतना याद रखना। तो जो सरफेस वेव होती है उसमें क्या होता है, वेव और पार्टिकल का, जो वेव का मूवमेंट है डायरेक्शन है और जो पार्टिकल का मूवमेंट है दैट इज परपेंडिकुलर। प्राइमरी वेव में क्या होता है, इट इज पैरेलल, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव। अब आते हैं हम सरफेस वेव पे। तो सरफेस वेव भी दो टाइप की होती है, लव वेव और रिले वेव। अब लव वेव क्या होती है ना, देखो लव वेव को ऐसे इमेजिन करो कि कोई वेव है, वो राइट लेफ्ट भी जा रही है, ठीक है, बट वो ऊपर नीचे भी जा रही है एट द सेम टाइम, है ना। तो मान लो ये वेव है, इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है, तो ये राइट लेफ्ट भी जा रही है, बट राइट नीचे ऊपर इस तरह से मूव होते जा रही है, तो उसको बोलते हैं हम लव वेव, ठीक है। अब इसका नाम लव क्यों है, इसका प्यार से कुछ लेना देना नहीं है, जिस व्यक्ति ने इसको आइडेंटिफाई किया था, डिस्कवर किया था, उसका नाम था लव, ठीक है। इट कॉज हॉरिजॉन्टल शेयरिंग, ठीक है। रिले वेव में क्या होता है, रिले वेव में आप सर्कुलर मूवमेंट देखोगे, सर्कुलर मूवमेंट होगा, ऐसे वेव जाएगी तो इस तरह से आगे जाएगी, ठीक है। अच्छा, प्राइमरी वेव कैसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, ठीक है। सेकेंडरी वेव कैसे जा रही थी, इस तरह से जा रही थी। लव वेव कैसे जा रही है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे इस तरह से जा रही है लव वेव। रिले वेव कैसे जा रही है, इस तरह से जा रही है, समझ गए, रोलिंग मोशन करते हुए। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है। आगे चले। अच्छा, एक चीज और याद रखना, ये जो वेव्स है ना, ये वेव क्यों हमें हेल्प करती है अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानने के लिए। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि इससे ना हमें एक पर्सपेक्टिव मिलता है कि अर्थ का इंटीरियर है कैसा। क्यों, उसका रीजन ये है कि जो वेव्स हैं वो विद चेंज इन इंटेंसिटी अपने डायरेक्शन, अपनी वेलोसिटी चेंज कर लेती है। मतलब मान के चलो ये एक एरिया है जिसकी डेंसिटी इज 3 ग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, और ये एक एरिया जिसकी डेंसिटी इज 15 ग्राम पर मीटर क्यूब। तो अगर वेव ऐसे जा रही है तो वेव अपने, या ऐसे जा रही है नॉर्मल, तो वेव यहाँ पे अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी। तो जितने एंगल से डायरेक्शन चेंज करी और जो वेलोसिटी उसमें चेंज हुई, अगर साइंटिस्ट इनको पढ़ लें, दो चीजों को पढ़ ले, तो अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ की डेंसिटी कितनी होगी, समझ गए। इसी खेल पे हम इन वेव्स के थ्रू पता करते हैं कि अर्थ के इंटीरियर में डिफरेंट लेयर्स कौन कौन सी है, ठीक। अब इसको एक बार रीड कर लेते हैं हम लोग। बॉडी वेव्स देखते हैं, प्राइमरी वेव्स, ठीक है। तो प्राइमरी वेव्स क्या है, पी वेव आर द फास्टेस्ट सीस्मिक वेव, ठीक है। दे आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, मीनिंग दे कंप्रेस एंड एक्सपैंड। अब जैसे ढोकला होता है ना, ढोकले को आप कंप्रेस करके एक्सपैंड कर सकते हो ना, तो ऐसे ही मान के चलो अगर आप यहाँ से प्रेशर लगाओगे ना तो ये कंप्रेस हो जाएगी। तो ये कैसे मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है, ठीक है। एस वेव कैसे मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है, समझ गए। पी वेव कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, मेक देम हाईली वर्सेटाइल। अब आता है पी वेव एंड एस वेव का शैडो जोन।
इससे पहले हम एक बार सेकेंडरी वेव पढ़ लेते हैं, फिर इसको समझेंगे, इस डायग्राम को। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, एज इट इज कॉपी पेस्ट है फ्रॉम एनसीईआरटी, सो दैट आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो जाए। तो हम देखते हैं एस वेव को, सेकेंडरी वेव्स। एस वेव अराइव्स आफ्टर पी वेव एंड आर स्लोअर इन स्पीड। सेकेंडरी है ना, बाद में आ रही है, लेट आ रही है, तो डेफिनेटली स्लो होगी, ठीक है। दे आर ट्रांसवर्स वेव। कौन सी है? ट्रांसवर्स वेव है, कॉजिंग साइड टू साइड मोशन परपेंडिकुलर टू दी वेव डायरेक्शन। आप समझे इसका मतलब क्या है कि ये अगर वेव की डायरेक्शन है तो इस तरह से मूव होती है। एस वेव कैन ओनली पास थ्रू सॉलिड एज लिक्विड एंड गैसेस डू नॉट सपोर्ट देयर शेयर मोशन। तो याद रखना, एस वेव कभी भी लिक्विड से पास नहीं हो सकती। समझ गए? अब हम इस डायग्राम को समझते हैं। तो मान के चलो ये एक एरिया है, ठीक है, ये एक एरिया है, यहाँ पे अर्थक्वेक आया, ठीक है। अब अर्थक्वेक आया तो जो वेव्स है वो सब डायरेक्शन में जानी चाहिए, राइट, हर डायरेक्शन में जानी चाहिए। अब मान के चलो आपके कुछ दोस्त हैं, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। मान लो यहाँ पे अर्थक्वेक आया, यहाँ पे गया अर्थक्वेक आया, और आपके 3 दोस्त हैं। एक दोस्त बैठा है यहाँ पे ए, एक दोस्त यहाँ पे बैठा है बी, और एक दोस्त यहाँ पे बैठा है सी, ठीक है। अब जैसे ही अर्थक्वेक आया तो आपने अपने तीनों दोस्तों को फोन मिलाया और बोला यार देखो अर्थक्वेक यहाँ पे जनरेट हुआ है क्या, और आपके तीनों दोस्तों के पास एक सीस्मोग्राफ है, याद रखना, ठीक है। आपने अपने तीनों दोस्तों को फोन किया और बोला कि यार ए, बी और सी, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे सीस्मोग्राफ पे पी वेव डिस्कवर हुई? तो बी ने बोला हाँ हाँ हो गई, ए ने बोला नहीं मेरे पास तो नहीं हुई, सी ने बोला नहीं मेरे पास भी नहीं हुई। ऐसा क्यों हुआ? उसका रीजन ये है, हमें पता है कि अर्थ की जो लेयर्स हैं, इट्स लाइक अनियन लेयर्स, ठीक है, अलग अलग डेंसिटी के है। जितना अर्थ के अंदर जाओगे उतना डेंसिटी चेंज होती रहेगी। मैंने आपको क्या चीज बताई थी कि जो वेव्स हैं वो विद चेंज इन डेंसिटी अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं, राइट। तो जब तक ये वेव्स कोर तक आते हैं, कोर में डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो वेव ने अपने जो वेव को ऐसे जाना चाहिए था यहाँ तक, वो वेव डिफ्लेक्ट हो गई। क्यों? बिकॉज यहाँ पे डेंसिटी चेंज है। तो ये वाला जो एरिया है वहां पे आपको बिल्कुल भी सीस्मोग्राफ पे पी वेव नहीं दिखेगी। समझ गए? तो ए जो आपका दोस्त उसको नहीं दिखा, जो सी दोस्त उसको भी नहीं दिखा। क्यों हुआ? इससे आपको समझ में आया, इससे साइंटिस्ट को पता चला कि जरूर अर्थ के सेंटर में कोई ना कोई जगह होगी जहां पे इंटेंसिटी चेंज हो रही है, यहाँ पे डेंसिटी चेंज हो रही है, और उसकी वजह से पी वेव ट्रैवल नहीं कर पाई। बट बी ने बोला आ गया तो ठीक है, इट्स ओके, इट्स फाइन। अब पी वेव में दिक्कत क्या है? ये तो सॉलिड लिक्विड गैस सबसे पास हो जाती है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा बीच में क्या है क्या नहीं है। फिर हमने क्या किया, फिर थोड़ी देर बाद सेकेंडरी वेव आई। आपने अगेन अपने तीनों दोस्तों को कॉल किया, ए को, बी को एंड सी को, तीनों को आपने कॉल किया कि अच्छा यार ये बताओ आप, तुम अभी सेकेंडरी वेव आई है जस्ट, क्या तुमको सेकेंडरी वेव दिखी अपने सीस्मोग्राफ पे? तो ए, बी, सी तीनों ने बोला नहीं हमें तो दिखी ही नहीं। बट अगर आप ध्यान से देखो तो जो बी आपका दोस्त था उसको प्राइमरी वेव तो दिख रही थी उसके सीस्मोग्राफ पे, बट उसको एस वेव नहीं दिखी। क्यों? इसका मतलब है जरूर कहीं ना कहीं अर्थ के अंदर कुछ ना कुछ तो लिक्विड होगा जिसके थ्रू एस वेव पास ही नहीं हो पाई, एंड दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। जो कोर है, कोर की जो आउटर लेयर है, इट इज लिक्विड। ये जो बाहर की लेयर है लिक्विड है, बीच में क्या है? सॉलिड है। तो जब यहां से हमने देखा, जब साइंटिस्ट ने पाया कि एस वेव तो एक जगह से पास ही नहीं हो पा रही है बट पी वेव वहां से पास हो रही है, इसका मतलब क्या है? जरूर वहां पे कुछ ना कुछ लिक्विड होगा, एंड दिस इज द एग्जैक्ट वे कि हमें अर्थ के सेंटर के बारे में पता चला। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि शैडो जोन किसका ज्यादा है, तो क्या बोलोगे? एस वेव का ज्यादा है। समझ गए क्यों? क्योंकि एस वेव केवल सॉलिड से पास हो सकती है, लिक्विड से पास नहीं हो सकते। शैडो वेव क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि अर्थ के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी के डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो ये भी हमने कवर कर लिया है। सी सरफेस वेव आर सीस्मिक वेव दैट ट्रैवल अलोंग द अर्थ सरफेस आर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इन दी ड्यूरिंग अर्थक्वेक, ठीक है। तो याद रखना सरफेस वेव जो है सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है, बॉडी वेव से ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। स्पीड एंड इम्पैक्ट क्या है? सरफेस वेव आर स्लो देन द पी वेव एंड एस वेव बट हायर एम्पलीट्यूड कॉजिंग सिग्निफिकेंट डैमेज टू स्ट्रक्चर। तो डिस्ट्रक्शन करती है ये। दीज वेव लूज एनर्जी क्विकली एज अ ट्रैवल फार फ्रॉम द एपिसेंटर मेकिंग देयर इम्पैक्ट लोकलाइज्ड। आगे चलते हैं। देन कम द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अब मैंने आपको क्या बताया? अर्थ का स्ट्रक्चर है, तो अर्थ इज लाइक अनियन लेयर्स, ठीक है। अर्थ का सबसे बाहर वाला लेयर उसको बोलते हैं क्रस्ट। क्रस्ट के अंदर आता है मेंटल, मेंटल के अंदर आता है कोर, ठीक है। ये हमारा सिंपल सा अर्थ का एक्सप्लेनेशन है। इसकी कुछ कुछ फीचर्स हैं वो हम पढ़ लेते हैं। इट्स नॉट रियली इंपॉर्टेंट बट हम इसको स्टिल पढ़ लेते हैं, ठीक है। अर्थ इंटीरियर इज मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स of which crust, mantle and outer core and inner core are significant because of their unique physical and chemical properties, ठीक है। The crust is silicate solid and the mantle is viscous molten rock। तो crust तो हमारा solid है, जैसे पिज्जा का क्रस्ट एकदम क्रिस्पी होता है, सॉलिड होता है, उसी तरह से अर्थ का जो क्रस्ट है, अर्थ का जो टॉप मोस्ट लेयर है वो एकदम सॉलिड है। जितना थोड़ा सा अर्थ के अंदर जाओगे तो जो मेंटल है ना, मेंटल में एक लेयर मिलती है, इसका नाम है एस्थेनोस्फेयर। इट्स गिवन इन दी एनसीईआरटी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सो दैट आप भूलो नहीं। एस्थेनोस्फेयर, ठीक है। एस्थेनोस्फेयर में क्या होता है? बेसिकली ये एक ऐसी लेयर है जिसमें
पिघली हुई रॉक्स होती हैं। तो जो आपने देखा है ना वॉल्केनो के अंदर से बेसिकली मैग्मा बाहर आता है, लावा बनता है, राइट? व्हाट इज दैट? दैट इज जस्ट एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर से ही आता है वो लावा, ठीक है। एस्थेनोस्फेयर की हीट की सोर्स क्या है? इसकी दो सोर्सेज है। नंबर वन इज रेसिडुअल हीट। रेसिडुअल हीट क्या होती है? जब अर्थ बनी थी तो अर्थ बहुत गर्म था, ठीक है। धीरे धीरे अर्थ का सरफेस ठंडा होना शुरू हुआ, बट अर्थ का कोर आज भी बहुत गर्म है, तभी तो हम नहीं जा सकते अर्थ के अंदर, राइट? तो जो अर्थ का सेंटर है, कोर है, वहां से हीट आ रही है। दूसरा इसमें है रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स। रेडियो एक्टिव मटीरियल है इसके अंदर जो हीट को जनरेट करता है। तो याद रखोगे एस्थेनोस्फेयर किस में मिलता है? हमें मेंटल में मिलता है। मेंटल में कौन सी क्या बोलते हैं, व्हाट वी कैन से, मेंटल में जो एस्थेनोस्फेयर उसको हीट कहाँ से मिल रही है? रेसिडुअल हीट मिल रही है, और उसको रेडियो एक्टिव मटीरियल से हीट मिल रही है। याद रखेंगे इसको, ठीक है। तो इसको भी एक बार रीड कर लेते हैं हम। सबसे पहले क्रस्ट है। तो क्रस्ट क्या है? इट इज ऑब्वियसली लेस देन इवन 1% ऑफ द अर्थ्स वॉल्यूम, है ना। ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है कंपैरेटिवली मोटा है, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या है? विच इज थिकर, है ना, एंड ओशनिक क्रस्ट है थिनर। तो ये याद रखना, जो कॉन्टिनेंट का क्रस्ट है वो मोटा है, जो ओशनिक क्रस्ट है वो कंपैरेटिवली पतला है, ठीक है। याद रखोगे इस चीज को। आगे चलते हैं, इसमें क्या क्या मिलता है हमको? सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, वो भी हम याद करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। तो इसको याद करने की एक ट्रिक है। अर्थ के क्रस्ट में मैक्सिमम कौन सी चीजें मिलती है? क्रस्ट की बात कर रहे हैं हम अभी, ठीक है। अर्थ के क्रस्ट में मैक्सिमम कौन से एलिमेंट्स मिलते हैं? इसको याद करने की ट्रिक है ओ साइक। ओ साइक। तो जेनजी लोगों का ये नया टर्म है ना, साइक करके, वैसे बोलते हैं ना, इट्स वेरी सिक, ओ साइक ऐसे करके इनके नए नए फ्रेजेस है। तो प्लीज याद रखना ओ साइक। ओ मतलब ऑक्सीजन, एस मतलब सिलिकॉन, ए मतलब एल्यूमिनियम, आई मतलब आयरन, आयरन याद रखना आई से, ठीक है, एंड सी मतलब कैल्शियम। तो ओ साइक से आप याद रखोगे। अगेन एनसीईआरटी में गिवन है, पूछ सकते हैं आपसे डायरेक्टली, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये चीज, ठीक है। तो याद रखना क्रस्ट में पता क्या मिलता है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन एंड कैल्शियम। टॉप 5 याद रख लो, ठीक। पूरी की पूरी अर्थ में अगर हम देखें तो क्या मिलता है? आयरन, फिर ऑक्सीजन एंड देन सिलिकॉन, ठीक है। टॉप 3 अगर हम याद रखें तो सबसे ज्यादा आयरन, ऑक्सीजन, देन सिलिकॉन। याद रखोगे इस चीज को, ठीक है। आगे चलते हैं। मेंटल के बारे में मैंने आपको बता दिया। मेंटल में क्या है? forms about 83% of Earth's volume and hold 67% of Earth's mass. Its extent from मोहो discontinuity, जो मैं भी आपको आगे पढ़ाऊंगी. The lower mental extent beyond asthenosphere. It is in a solid state. ठीक है, तो और ये solid state में, बट जो asthenosphere है वो थोड़ा viscous है. Viscous मतलब थोड़ा गाढ़ा है ना। आगे चलते हैं। देन कम्स दी कोर। अब कोर को भी ना हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, इनर कोर एंड आउटर कोर, ठीक है। जो इनर कोर है हमारा वो सॉलिड है, जो आउटर कोर है वो लिक्विड है। अब इसका रीजन बहुत ध्यान से समझना। ये अर्थ है, इसके अंदर एक कोर है, और कोर को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। ये हमारा इनर कोर और ये है हमारा आउटर कोर। आउटर कोर इज लिक्विड। व्हाई इज दिस लिक्विड? क्योंकि अर्थ का इतना ज्यादा प्रेशर आ रहा है ना कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो दूर दूर नहीं रह पाते हैं, बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज मतलब इतना, बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज प्रेशर, आई वुड नॉट से प्रेशर इज एग्जैक्टली, बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज टेम्परेचर, जो रॉक्स वो पिघल जाती है ना। अर्थ का टेम्परेचर खूब है नीचे, राइट। बट यहाँ क्या हो रहा है? अर्थ का कोर फिर सॉलिड क्यों है? जब बाहर वाला लिक्विड है तो अंदर सॉलिड क्यों है? उसका रीजन ये, इतना ज्यादा प्रेशर आ रहा है कि पार्टिकल्स एकदम आसपास आ गए, और वो पार्टिकल्स के आसपास आने की वजह से ही बीच में सॉलिड बन गया। समझ गए? इसको ऐसे मान के चलो, वी ऑल नो। पहले तो आउटर लेयर का कंफ्यूजन दूर करते हैं। आउटर लेयर लिक्विड इसलिए है क्योंकि सिंपल सी बात है, टेम्परेचर बहुत हाई है, इसलिए वो लिक्विड हो गया, सॉलिड जो है पिघल गया, ठीक है। इनर कोर में क्या हो रहा है? बिल्कुल जैसे मान के चलो, ये है गैस के पार्टिकल्स, ठीक है। यहीं पे लिक्विड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं? थोड़े पास में होते हैं कंपैरेटिवली, ठीक है। और यहीं पे सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं? बिल्कुल एकदम ही चिपके चिपके से होते हैं, बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता इनके अंदर, राइट। अब मान के चलो ये लिक्विड है ना, बट इस पे इतना ज्यादा प्रेशर लग रहा है, बहुत ज्यादा प्रेशर है, हद प्रेशर है, कि हमने इन सारे पार्टिकल्स को एक दूसरे के पास पास में कर दिया, तो क्या होगा? इट विल कन्वर्ट इनटू सॉलिड, राइट। तो यही हो रहा है कि ये जो पार्टिकल्स है ना, उस पर इतना प्रेशर लग रहा है कि भले ही इतना हाई टेम्परेचर है, इट इज स्टिल इन दी सॉलिड स्टेट। याद रखोगे इस चीज को। आउटर कोर क्या है? अ लिक्विड लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड थ्रू कन्वेक्शन करंट्स ऑफ मॉल्टन मेटल्स। तो कन्वेक्शन करंट्स हम आगे पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कन्वेक्शन करंट्स क्या होता है। इनर कोर क्या है? अ सॉलिड लेयर ड्यू टू इमेंस प्रेशर डिस्पाइट हाई टेम्परेचर। अब समझ गए कि इनर कोर क्यों है? बिकॉज ऑफ प्रेशर, ठीक है। आउटर कोर लिक्विड क्यों? बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर काफी ज्यादा है, हाई टेम्परेचर अप टू 5000 डिग्री सेल्सियस है, एंड टेम्परेचर है बहुत ज्यादा इसका, ठीक है। इसका रोल क्या है? इट प्लेज वाइटल रोल इन क्रिएटिंग अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एंड मेंटेनिंग इट्स स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी। तो अर्थ में भी नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड है, उसको कौन बना करके रख रहा है? उसको डेफिनेटली जो हमारा कोर है वो बना करके रख रहा है, ठीक है। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। देन आता है हमारा
डिसकंटिन्यूटीज। अब डिसकंटिन्यूटी क्या होता है इसको समझो। अर्थ की जो लेयर्स होती है ना, ऐसा तो है नहीं कि देखो यहाँ पे क्रस्ट है और इसके जस्ट नीचे मेंटल है, ऐसा तो होता नहीं है ना। कोई ट्रांजिशन जोन होता होगा, तो ट्रांजिशन जोन को ही हम डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कॉन्ड्रेड है, तो कॉन्ड्रेड क्या है, अपर और लोअर क्रस्ट के बीच की एरिया है, समझ गए। क्रस्ट को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया अपनी कन्वीनियंस के लिए। ये बेसिकली ना बहुत इन डेप्थ कंसेप्ट होते हैं। जैसे हमको, जैसे आई हैव डन बीएससी इन ज्योग्राफी, तो हमको वहां पे पढ़ाते थे। आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने क्यों ये चीज ऐड करी उसका रीजन समझो। मोर डिसकंटिन्यूटी इज एडेड इन ज्योग्राफी एनसीईआरटी। ये चीज ज्योग्राफी एनसीईआरटी में दे रखी है, तो जब ये दे रखा है तो बाकी के भी बाय डिफॉल्ट याद कर लो। क्या पता मैथ्स द कॉलम में आ जाए, क्या पता फंसाने के लिए कुछ और कर दे यूपीएससी, राइट। तो जो अपर क्रस्ट है, लोअर क्रस्ट है, उसके बीच के लेयर को हमने बोला कॉन्ड्रेड, ठीक है। जो क्रस्ट और मेंटल है उसके बीच के लेयर को हमने बोला मोहोविक भी बोलते हैं, मोहो डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं। जो मेंटल है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, उसके लेयर को हमने बोला रेपिटी, ठीक है। जो मेंटल है, जो लोअर आप बोल सकते हो मेंटल है एंड आउटर कोर है, उसके बीच में हमने बोला ग्यूटनबर्ग, ठीक है। और लास्ट दैट इज आउटर कोर और इनर कोर के बीच में जो एरिया, उसको हमने बोला लेहमन, ठीक है। लेहमन याद रखना। अब इसको मैंने याद किस तरह से किया था, इसने मतलब ऐसे, मैंने ऐसे याद किया था, एक लड़का है नाम का कॉन्ड्रेड नाम का, ठीक है। कॉन्ड्रेड नाम का लड़का है, उसने मोहन को रेपट और गट में लात मारी। इस तरह से मैंने याद कर लिया था कि मोहन एंड क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रेड नाम का एक लड़का है, तो कॉन्ड्रेड ने मोहन को, ठीक है, रेपट मारा एंड गट में लात मारी। इस तरह से मैंने याद किया था एंड ये याद हो गया था, मैथ्स द कॉलम में आ सकता है इसमें। सी अब हम इस डायग्राम को समझते हैं, ठीक है। इस डायग्राम को एनसीईआरटी में दे रखा है एंड जो उसके डिफरेंट फीचर्स है उनको भी डिफाइन कर रखा है। सो दिस डायग्राम इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। पहले डायग्राम देखेंगे, फिर इनकी डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। सी, ये है एक वॉल्केनो, ठीक है। वॉल्केनो का जो सोर्स होता है, जिसमें नीचे से मैग्मा बाहर आता है, उसको हम बोलते हैं वेंट। क्या बोलते हैं, वेंट, ठीक है। नाउ जब मैग्मा जो जमीन के अंदर रहता है वो हम उसको बोलते हैं मैग्मा, ठीक है। व्हाट इज मैग्मा? इट इज बेसिकली मॉल्टन रॉक्स। जब ये सरफेस के बाहर आ जाता है तो हम उसको बोलते हैं लावा, ठीक है। तो लावा और मैग्मा एक ही चीज़ है। मैग्मा इज बीनीथ द अर्थ सर्फेस, लावा इज आउटसाइड द अर्थ सर्फेस, ठीक है। नाउ कभी कभी क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था कि जो सोर्स है वोल्केनो का, है ना, दैट इज एस्थेनोस्फेयर। क्या? एस्थेनोस्फेयर, राइट। अब बात ये है, कभी कभी क्या होता है, ये जो रॉक्स, ये जो मैग्मा होता है ना, ये सरफेस के अंदर या लावा सरफेस के बाहर सॉलिडिफाई हो जाता है और रॉक्स बनाते हैं। इनको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक्स। दे रखा है ना यहाँ पे, राइट। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनना, मान लो कभी कोई भी रॉक सरफेस, पहले मैग्मा बाहर आया, लावा बना, और सरफेस के बाहर अगर सॉलिडिफाई होती है तो वी कॉल इट एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक रॉक्स या फिर एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, ठीक है। यहीं पे अगर कुछ रॉक्स सरफेस के अंदर ही ठंडी हो जाती है, ठीक है, सरफेस के बाहर मैग्मा बाहर ही नहीं आ पाया, अंदर ही ठंडा हो गया, तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे उसको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, ठीक है। समझ में आया इतना? अब देखो होता क्या है ना, कभी कभी जैसे ये मैग्मा है, ये मैग्मा चैम्बर है, ठीक है। यहाँ से मैग्मा बाहर आने वाला होता है, बट वो बाहर आ ही नहीं पाता, अंदर ही जम जाता है अलग अलग शेप में। तो उसकी शेप के फॉर्मेट में कौन सी रॉक बनी है उस पर हमने उसको नाम दे रखा है, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो जैसे ये बहुत बड़ा चैम्बर है मैग्मा का, और ये पूरा का पूरा चैम्बर ही सॉलिडिफाई हो गया, मान लो पूरा का पूरा चैम्बर सॉलिडिफाई हो गया, तो वी विल कॉल इट बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या होता है? पूरा का पूरा बहुत बड़ा मैग्मा चैम्बर होता है, जिस मैग्मा को बाहर आना था बट वो बाहर आ ही नहीं पाया, वो सरफेस के अंदर ही जम गया, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो ये मैग्मा है, ये इस तरह से बाहर आया है ना, ये बाहर जा रहा है और ये पूरा का पूरा सॉलिडिफाई हो गया, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? डाइक। अगर कोई चीज़ वर्टिकली ऊपर जा रही है ना, अगर कोई मैग्मा वर्टिकली ऊपर जा रहा है और इस फॉर्मेट में जम जाता है ना, इसको हम बोलेंगे डाइक, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ये मैग्मा ऊपर जाने के बजाय साइड में चला जाता है, थोड़ा सॉफ्ट रॉक्स होते हैं उसकी वजह से साइड में चला जाता है, तो ये इस तरह से जम जाता है, इसको हम बोलते हैं सिल्स। तो अगर कोई चीज़ लेटी हुई, कोई हॉरिजॉन्टल है तो उसको आप ऐसे बोलोगे सिल्स, कोई वर्टिकल है तो उसको क्या बोलोगे? आप बोलोगे डाइक। क्या बोलोगे? डाइक। समझ गए? नाउ पाइप क्या है? पाइप इज जस्ट दैट वेंट, ये वाला जो वेंट था ना, इसको ही पाइप बोला है, राइट। देन आता है लैकुलिथ। अब लैकुलिथ क्या होता है? इसको ऐसा मान के चलो छाते ऐसा दिखता है, इट्स लाइक एन अम्ब्रेला, दैट इज लैकुलिथ। लैपोलिथ क्या होता है? उल्टा, है ना, पैन जैसा दिखता है, पी लैपो, पी लैपोलिथ पैन जैसा,
ठीक है। तो ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लैकोलिथ एंड लेपोलिथ। समझ गए? अब इसको रीड कर लेते हैं एक बारी। What is batholith? Batholith क्या है? It is irregularly shaped mass of intrusive igneous rocks that cover area of more than 100 square kilometer. They form deep within the earth's crust and cool magma and often composed of granite. ठीक है। लैकोलिथ क्या होता है? लैकोलिथ इज डोम शेप। तो ये कीवर्ड याद रखना है, इट इज डोम शेप। तो ये ऐसा है, इस शेप का है, इसके नीचे एक पाइप भी अटैच होगा। समझ गए? लैपोलिथ क्या है? इट इज सॉसर शेप। क्या है? इट इज सॉसर शेप। याद रखोगे? सॉसर शेप मतलब पैन के शेप का क्या है? दिस इज लैपोलिथ। लैकोलिथ किस शेप का है? इस शेप का है, राइट। फैकोलिथ क्या होता है? फैकोलिथ में ना इस तरह से सेव होता है, मतलब इस तरह से वेव की फॉर्मेट में सेव होगा, है ना। इसमें एनक्लाइन सिंक्लाइन आपको देखने को मिलेंगे। तो दिस इज इन इफ मैग्मा इज सॉलिडिफाइंग दिस शेप यू विल कॉल इट फैकोलिथ। ठीक है। सिल्स क्या है? हॉरिजॉन्टल है। डाइक्स क्या है? वर्टिकल है। समझ गए? दीज आर डाइक्स, दीज आर सिल्स, ये सिल्स है। समझ गए? आगे चलते हैं। देन कम्स टाइप ऑफ लावा। अब लावा को भी ना दो टाइप में डिवाइड करेगा, एसिडिक लावा एंड बेसिक लावा में। ठीक है। एसिडिक लावा, बेसिक लावा का सिंपल सा मतलब मैं आपको बता देती हूँ। पहले ना एक लावा की कुछ प्रॉपर्टी समझो। ठीक है। लावा जितना पतला होगा, जितना थिन होगा, पतला होगा, ठीक है, उतना वो कम डिस्ट्रक्टिव होगा। ठीक। यहीं पे लावा जितना गाढ़ा होगा वो उतना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा। इसका एक एग्जाम्पल कंसिडर करके चलते हैं। अब अपनी मम्मी से पूछना ये चीज़, मम्मी पानी उबालने में ज़्यादा झटके आते हैं, मतलब छींटे आते हैं, या फिर हलवा उबालने में? हलवा जब बनाते हो तो हलवा भी काइंड ऑफ उबलता ही है ना व्हेन इट्स कुकिंग। तो शी विल से कि हलवे में। उसका रीज़न क्या है? जैसे पानी है, पानी को आपने बॉईल किया तो पानी बहुत पतला है, तो एयर के बबल्स उसके अंदर से बहुत आराम से बाहर निकल जाते हैं, राइट। यहीं पे हलवा क्या होता है? हलवा बहुत थिक होता है, सूजी का हलवा, राइट, इट्स वेरी थिक। तो जो एयर बबल्स है ना, उनको बहुत मोटी लेयर को तोड़ने के लिए बहुत, मतलब एयर बबल्स की वॉल्यूम बढ़ जाती है एंड बहुत डिस्ट्रक्टिव वे में हलवा बनता है। जब हलवा उबलता है ना तो बहुत बड़े बड़े बबल्स बाहर आते हैं और उसका छींटा पड़ जाता है आपके ऊपर, तो जलने के चांसेस होते हैं। तो कोई भी इससे मैं ये एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ कि आप एक चीज़ रखो, जो चीज़ गाढ़ी होगी, जो चीज़ विस्कस होगी, जो गाढ़ा होता है ना उसको हम बोलते हैं विस्कस। ठीक है। जो चीज़ लेस फ्लूइड होगी वो चीज़ ज़्यादा खतरनाक होगी, वो ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करेगी। ठीक है। यहीं पे अगर कोई लावा पतला है ना, इट्स वेरी फ्लूइड, इट इज़ लेस विस्कस, तो वो उतना डिस्ट्रक्शन नहीं करेगा। तो इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है। लावा में एक चीज़ याद रखना कि अगर इट इज़ विस्कस, इसका मतलब क्या है? लेस फ्लूइड। इसका मतलब क्या है? डिस्ट्रक्शन। ठीक है। यहीं पे अगर आप बोलो लेस विस्कस, इसका मतलब मोर क्या बोलता है? मोर फ्लूइड। इसका मतलब क्या होगा? लेस डिस्ट्रक्शन। ठीक है। इस चीज को याद रखना। आगे चलते हैं। अब एसिडिक लावा क्या होता है? एसिडिक लावा बहुत गाढ़ा होता है, तो जब जितना लावा गाढ़ा होगा उतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करेगा। ठीक है। उतना ज़्यादा खतरनाक होगा, उतना ज़्यादा जोर से फटेगा, राइट। जो बेसिक लावा है वो तो प्यार से बहते बहते दूर तक चला जाएगा, इतना डिस्ट्रक्शन होगा ही नहीं, इतना वायलेंट होगा ही नहीं। ठीक है। तो पहले सिलिका कंटेंट देखते हैं। सिलिका कंटेंट याद रखना कि एसिडिक लावा में उस लावा को कहते हैं जिसमें जो सिलिका है वो ज़्यादा हो, और बेसिक लावा उसको बोलते हैं जिसमें सिलिका कम हो। इसमें पायरोक्सिन एंड ओलिविन ज़्यादा मिलता है कंपैरेटिवली, और एसिडिक लावा में आपको क्वार्ट्ज एंड फेल्डस्पार मिलेगा। ये इतना याद नहीं करना इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है कि एसिडिक लावा में सिलिका हाई होता है, बेसिक लावा में सिलिका कंपैरेटिवली कम होता है। ठीक है। विस्कोसिटी पे आता है, हाईली विस्कस है ना, लीडिंग टू स्लो मूवमेंट, है ना। इसमें क्या है? लेस विस्कोसिटी, मोर फ्लूइड है, तो बहुत दूर दूर तक बह जाता है। इसको बहने में टाइम लगेगा ना। एक चीज़ कंसिडर करके चलते हैं। मान के चलो ये दीवार है, दीवार पे ऐसे स्लैब लगा दो। ठीक है। ऐसे स्लैब लगा दिया आपने, यहाँ पे पानी डालो इधर, एंड यू विल फील कि विद इन 1-2 सेकेंड्स पानी इधर फ्लो हो गया। ठीक है। बट यहाँ हलवा डालो, हलवा धीरे 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 आगे बढ़ेगा, है ना। तो क्या होगा? क्योंकि गाढ़ा है ना, तो गाढ़ा है इसलिए मूवमेंट करने में काफ़ी देरी कर रहा है। ठीक है। देन गैस कंटेंट की बात करते हैं। हाई गैस कंटेंट है इसमें। ठीक है। अगेन मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया था, यहाँ पे लो गैस कंटेंट है क्योंकि बहुत इजीली गैस बाहर निकल जाती है, इसमें गैस इतनी जल्दी बाहर निकलती नहीं है। ठीक है। ठीक है। कलर इसका लाइट कलर है, इसका कंपैरेटिवली डार्क कलर है। याद रखना बेसिक लावा जो है कंपैरेटिवली डार्क कलर का है। ठीक है। एक्सप्लोजन क्या है? ये एक्सप्लोजिव है, ये नॉन एक्सप्लोजिव है। क्यों? आप समझ में आया? देखो इसमें क्या बोला है? एक्सप्लोजिव इरप्शन कॉज्ड बाय ट्रैप्ड गैसेस इन हाईली विस्कस लावा। इसमें क्या है भाई? लावा बहुत पतला है, गैस बहुत आराम से बाहर निकल रही है, तो गैस एस्केप इजीली फ्रॉम फ्लूइड। अब समझ में आई ये चीज़ है। ठीक है। क्रिस्टल साइज एंड ऑल ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसको हम तब भी रीड कर लेते हैं। क्रिस्टल साइज क्या है? इसमें फाइन ग्रेन बनता है ना, क्योंकि
क्या बोलते हैं, कंपैरेटिवली धीरे 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 इसकी और हो रही होती है कूलिंग। यहाँ पे जल्दी से कूलिंग हो जाती है इसकी, है ना। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया, यहाँ पे कूलिंग कंपैरेटिवली स्लो होती है, इसलिए यहाँ पे ग्रेन्स बन जाता है। यहाँ पे बहुत रैपिड कूलिंग हो जाती है, इसलिए ग्रेन्स नहीं बन पाते। आई एम वेरी सॉरी। देन अकरेंस की बात करें तो फाउंड इन क्रिस्टल क्रस्ट सबडक्शन जोन पे मिलता है ना, ये मिड ओशनिक रिजेस में मिलता है, हॉटस्पॉट में मिलता है। व्हाट इज हॉटस्पॉट? देखो हम आगे इसको देखेंगे कि ना हमें पता चलेगा कि जो लावा होता है ना, वो या तो दो प्लेट्स जब दूर जाती हैं वहां से बाहर निकलता है, या जब दो प्लेट एक दूसरे के अंदर घुस जाती है, टेक्टोनिक प्लेट्स, तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे थोड़े डिस्टेंस पे लावा जनरेट हो रहा है। ठीक है, ये दो जगहों पे मिलता है बेसिकली। लावा वोल्केनो जहाँ पे भी मिलेगा, इट इज रिलेटेड टू प्लेट टेक्टोनिक। ठीक है, कि प्लेट मिल रही हैं या अलग हो रही हैं, राइट। कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी जगहें हैं इस धरती पे जहाँ पे प्लेट्स का कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, तब भी वहाँ पे वोल्केनो है। इसका बेस्ट एग्जांपल है हवाई। हवाई जो आइलैंड है वहाँ इट इज़ वन ऑफ द हॉटस्पॉट। ठीक है, फॉर्मेशन क्रिएशन में क्या है, स्टीप साइडेड वोल्केनो लाइक स्ट्रैटो वोल्केनो एंड इट फॉर्म ब्रॉड शील्ड वोल्केनो विद जेंटल स्लोप। तो इसमें क्या है, बेसिकली जेंटल स्लोप है ना, क्योंकि लावा बहेगा और दूर दूर तक चला जाएगा, राइट। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, शॉर्टर है, फ्लो थिकर फ्लोज ड्यू टू हाई विस्कोसिटी, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका फ्लो क्या लॉन्ग है, पतला है, तो दूर दूर तक जाएगा, राइट। एग्जाम्पल इसमें क्या दे रखा है, रायोलाइट है ना, एंडेसाइट है, यहाँ पे बसाल्ट एंड गैब्रो। आगे चलते हैं। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट, इसमें से 2025 में क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एनसीईआरटी में भी दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कंसिडर करते हैं हम इसको। इसमें एक बात समझना, एल्फ्रेड वेगनर नाम का एक आदमी था, उसने सोचा कि आज जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं वो ऐसे दिख क्यों रहे हैं, है ना। उसने एक चीज़ नोटिस करी कि जो साउथ अमेरिका है, ठीक है, सी साउथ अमेरिका लुक्स लाइक दिस, है ना, एंड हमारा अफ्रीका है, ये दोनों ऐसा लग रहा है जिक्सॉ पजल है। मतलब ये जो पीस है वो एग्जैक्टली इसमें अटैच हो सकता है, ऐसा लग रहा है कि किसी बड़े उसका पार्ट है, समझे। इस तरह से ये अफ्रीका बन गया और ये साउथ अमेरिका बन गया। तो जब उसने ये मैप देखा, जब उसको ये चीज़ रियलाइज हुई, तो उसने एक थ्योरी निकाली जिसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। उसका मानना है कि एक बहुत बड़ा ओशन है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, पैंथेलेसा बोलते हैं, ठीक है। उसके अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, एक ही कॉन्टिनेंट है। अभी तो वी सी की नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, यूरेशिया, ठीक है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ये सब अलग हो रखा है। पहले ये नहीं था, अफ्रीका, ये सब अलग नहीं था, राइट। नाउ पहले एक ही कॉन्टिनेंट था, उसका नाम है पैंजिया, ठीक है। पैंजिया क्या हुआ, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, है ना। नॉर्थ को हमने बोला लॉरेशिया और साउथ को बोला गोंडवाना। नॉर्थ वाला नॉर्थ में चला गया, साउथ वाला साउथ में चला गया, फिर गोंड वाला भी 2-3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एंड लॉरेशिया भी 2-3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एंड ये अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगे। एंड दिस इज हाउ जो हमारे आज कॉन्टिनेंट दिखते हैं वो आज वैसे हैं, समझे। तो इसको रीड करते हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी प्रपोज्ड बाय एल्फ्रेड वेगनर said in 1920 this theory suggests that all continents were part of one supercontinent known as Pangaea surrounded by the vast ocean known as Panthalassa, ठीक है। over the time Pangaea broke and the continent drifted in their current position, ठीक है। अब ये जो फीचर्स है ना, इन फीचर्स में यूपीएससी ने इन फीचर्स पे क्वेश्चन बनाया था। यूपीएससी ने क्या किया, बोला कि ये फीचर्स दे दिया, बताया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। और एक मेडागास्कर वाला क्वेश्चन दिया था, मेडागास्कर वाला भी हम देखते हैं इसको, ठीक है। सी तो एविडेंस क्या है, क्या एविडेंस है कि पहले हम एक ही कॉन्टिनेंट पे रहते थे, सारे कॉन्टिनेंट जोड़े हुए थे। फर्स्ट वन इज फिट ऑफ द कॉन्टिनेंट, जैसे मैंने बताया कि साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका एक साथ फिट हो जाता है जस्ट लाइक जिक्सॉ पजल, ठीक है। नंबर 2 इज फॉसिल एविडेंस, ठीक है। अब इसको ऐसे मान के चलो, से फॉर एग्जाम्पल ये एक लैंड है, ठीक है। अब ये टूट गया, इन 1 2 3 4 हिस्सों में टूट गया, पर पहले ये एक ही था, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये एक ही कॉन्टिनेंट है, तो यहाँ पे सेम एनिमल्स पाए जाते होंगे, है ना। अब ये बहुत दूर चला गया, ये चला गया नॉर्थ पोल में, ये चला गया साउथ पोल में, ये इधर चला गया, इधर चला गया, ये इक्वेटर के पास है और ये भी इक्वेटर के पास है। अब अगर हमें फॉसिल चारों लैंड मास पे एग्जैक्टली सेम मिले, इसका मतलब क्या होगा कि डेफिनेटली एक ही टाइम पर एक ही एरिया में होंगे, समझे। तो दैट मीन्स फॉसिल ने हमको बताया कि देखो, इसका मतलब है कि ये पहले एक ही एरिया में होते होंगे, अब ये टूट करके कॉन्टिनेंट अलग अलग हो गए। देन जियोलॉजिकल सिमिलैरिटी है, हमें यहाँ पे सेम रॉक्स देखने को मिली है ना। स्पेशली अगेन अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका में हमको सेम देखने को मिले हैं रॉक्स। देन पेलियोक्लाइमेटिक एविडेंस, व्हाट इज पेलियोक्लाइमेटिक एविडेंस, इसका मतलब है दिस मीन्स अर्लियर क्लाइमेट। हमने क्या देखा कि हमें ना काफ़ी सारे रीजन में, जैसे इंडिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, मेडागास्कर हो गया, फॉकलैंड आइलैंड हो गया, उन सब पे हमको ग्लेशियर डिपॉजिट मिले। ग्लेशियर डिपॉजिट मतलब
हम आगे पढ़ेंगे, इरोजन होता है, इरोजन की वजह से कुछ डिपॉजिट होते हैं। तो ग्लेशियर ने जो इरोजन किया, ठीक है, उसकी वजह से जो डिपॉजिट हुए वो हमें इंडिया में भी मिले, साउथ अमेरिका में भी मिले, बाकी ऑस्ट्रेलिया में भी मिले। इसका मतलब क्या है, ये सब पहले किसी ना किसी टाइम पे पोल्स के पास होते होंगे, है ना, और फिर टूट टूट करके इधर उधर डायरेक्शन में बह गए। हम देखेंगे कि जैसे दिस इज ड्यूरेशन प्लेट ना, तो इंडियन प्लेट भी जाकर के इसमें टकरा गई थी। इंडियन प्लेट अफ्रीका से अलग हुई थी, ऐसा कहते हैं, है ना, और ये इसमें टकरा गई। तो बेसिकली क्या हुआ, कॉन्टिनेंट मूव कर रहे हैं, समझ गए। तो हमें पुराने क्लाइमेट का एविडेंस मिला है। Then distribution of living organism. Similar species of flora and fauna found on the continent now are abundant. अब आप एक बात देखो, इंडिया है, इंडिया में आप 200 किलोमीटर भी चले जाओ, आपको स्पीशीज अलग मिलेंगी पेड़ की और जानवरों के। आप हिमालयस में चले जाओ, आप वहीं पे थार डेजर्ट चले जाओ, आप वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट चले जाओ, आप साउथ में जाओ, आपको बिल्कुल स्पीशीज प्लांट एंड एनिमल की अलग दिखेंगी। हम इसको आगे चैप्टर्स में रीड करेंगे। तो व्हाट डज दिस मीन? दिस एक्चुअली मीन कि हर छोटे छोटे डिस्टेंस पे टेम्परेचर चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, स्पीशीज चेंज होती है। बट ऐसा कैसे हो पा रहा है कि दो कॉन्टिनेंट जो 1000 किलोमीटर दूर है, यहाँ पे और यहाँ पे सेम स्पीशीज है? मतलब ये पहले एक ही जगह पे रहते होंगे, फिर ये लोग अलग अलग हो गए, दोनों लैंड अलग हो गए, बट ये कंटिन्यू रहे जीना, ठीक है। देन फॉसिल डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करता है। अब अगेन इसमें भी मतलब सेम चीज़ है, बट ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ना लेमूर फॉसिल्स मिले हैं मेडागास्कर में और इंडिया में, ठीक है। तो याद रखना, लेमूर हमें कहाँ मिले हैं, मेडागास्कर में मिले, इंडिया में भी मिले। इसका मतलब क्या है कि मेडागास्कर तो अफ्रीका से थोड़ा सा अलग हुआ है पार्ट, तो अफ्रीका, इंडिया, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, हम सब एक ही पार्ट हुए होंगे, राइट। आगे चलते हैं। फिर आता है हमारा कन्वेक्शन करंट थ्योरी। अब कन्वेक्शन करंट थ्योरी को बहुत ध्यान से समझना। मैंने आपको बताया था कन्वेक्शन करंट्स हम आगे पढ़ने वाले हैं। कन्वेक्शन करंट्स क्या होता है इसको समझते हैं। सी, तो बेसिकली मान के चलो, से फॉर एग्जाम्पल ये एक दूध का भगोना है, ठीक है, और यहाँ फ्लेम्स है, दिस इज फ्लेम। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जब कोई चीज़ गर्म होती है तो वो एक्सपैंड होती है, तो वो लाइट हो जाती है, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ हॉट है तो वो करेगी एक्सपैंड, एंड वो कंपैरेटिव उसकी डेंसिटी हो जाएगी कम, तो वो लाइट वेट हो जाएगी, ठीक है। वहीं पे कोई चीज़ अगर कूल होती है तो वो करेगी कॉन्ट्रैक्ट, और उसकी वजह से उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, वो चीज़ भारी हो जाएगी, राइट। तो इसलिए हमेशा एक चीज़ याद रखना, जो चीज़ गर्म होती है वो ऊपर तैरती है, ठीक है, ऊपर जाती है क्योंकि वो लाइट हो गई ना, और जो चीज़ भारी है वो ग्रेविटी की वजह से नीचे जाएगी, राइट। तो अगर ये भगोना है, ठीक है, इस भगोने में आपने नीचे फ्लेम लगाया तो क्या होगा, नीचे के पार्टिकल्स क्या होंगे, गर्म हो जाएंगे, गर्म होंगे, एक्सपैंड होंगे, लाइट हो जाएंगे, तो ये ऊपर जाएंगे, ठीक है। और ऊपर का जो लेयर है, जो ठंडा पानी है, दूध है, जिसको भी आप गर्म कर रहे हो, वो नीचे चला जाएगा, राइट। अब क्या होगा, धीरे धीरे जो नीचे पार्टिकल्स आए वो वापस से गर्म हो गए, तो ये ऊपर चले गए, है ना। फिर ऊपर का जो ठंडा वाला है वो नीचे चला जाएगा। इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन करंट्स। ये हवा में भी एग्जिस्ट करता है और ये पानी में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये कन्वेक्शन करंट्स है। ये अर्थ के नीचे भी हो रहा है। कहाँ हो रहा है? एस्थेनोस्फेयर में भी हो रहा है, ठीक है। अब इसका एक बार मैं एक पेज ऐड करके आपको डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ, सो दैट यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। अब देखो, इसको समझो, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। सी, ये अर्थ है, ठीक है, दिस इज एस्थेनोस्फेयर। ये क्या है? एस्थेनोस्फेयर है, और ये हमारा क्रस्ट है, राइट। अब होगा कि एस्थेनोस्फेयर में आ रही है नीचे से हीट, ठीक है, नीचे से क्या आ रही है? हीट आ रही है। मैंने आपको बताया था रेसिडुअल हीट आ रही है, तो यहाँ से हम बोलेंगे कि हीट आ रही है, राइट। अब इसकी वजह से क्या होगा, हीट की वजह से क्या होगा, जो नीचे का लावा है वो गर्म है, तो वो अर्थ के सरफेस के टुवर्ड जाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ से लावा जाएगा ऊपर, ठीक है। यहाँ से लावा कहाँ गया? ऊपर। अब जो ऊपर का ठंडा लावा है वो कहाँ आएगा? नीचे आ जाएगा। यही तो कन्वेक्शन करंट्स होते हैं, राइट। अब जो नीचे लावा आया वो गर्म होकर के वापस ऊपर चलाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा कि ऊपर का ठंडा लावा कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा, है ना, और नीचे गर्म लावा ऊपर चला जाएगा, राइट। नीचे गर्म लावा ऊपर गया। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, मैं दूसरे पेन से ड्रॉ करती हूँ इस चीज को। देखो, यहाँ पे लावा कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है? इस डायरेक्शन में। यहाँ पे लावा कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है? इस डायरेक्शन में। यहाँ लावा कौन सा डायरेक्शन जा रहा है? इस डायरेक्शन में। इधर कौन सा पे जा रहा है? यहाँ पे, ये यहाँ पे, राइट। अब बहुत ध्यान से देखना, हम इनको अलग अलग पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जो मतलब बेसिकली ये जो कन्वेक्शन करंट्स होते हैं ना एस्थेनोस्फेयर में, इसके ऊपर प्लेट्स होती हैं, जो प्लेट टेक्टोनिक में हम पढ़ेंगे। बेसिकली जैसे चाय के ऊपर मलाई होती है ना, वैसे ही टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर, सॉरी, एस्थेनोस्फेयर के ऊपर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर क्रस्ट है, ठीक है। तो ये एक एरिया है, एक एरिया ये है, एक एरिया ये है, एक एरिया ये है, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं A, B,
सी डी। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनो, ए पॉइंट पे क्या हो रहा है, प्लेट इस तरफ जा रही है, यहाँ प्लेट इस तरफ जा रही है, देख रहे हो ना मूवमेंट दिख रहा है ना, यहाँ पे ये इस तरफ हो रहा है, अगर मूवमेंट इस तरह से करंट्स बन गए तो ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है ना, ये अगर इस तरफ आए तो ये इस तरफ आ जाएगा, ये अगर इस तरफ है तो ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ है तो ये इस तरफ जाएगा, राइट। तो हो क्या रहा है, बी पॉइंट पे क्या हो रहा है, दोनों करंट मिल रहे हैं, दोनों प्लेट्स एक दूसरे के टूवर्ड्स जा रही है, सी पे क्या हो रहा है, दूर जा रही है, और डी पे क्या हो रहा है, एक दूसरे के टूवर्ड्स जा रही है। तो कन्वेक्शन करंट्स तो पहले आप समझ गए, कन्वेक्शन करंट्स क्या होता है, बेसिकली ये सोर्स होता है प्लेट टेक्टोनिक के मूवमेंट का, समझ गए। तो हो क्या रहा है, अंदर एस्ट्रोस्फेयर के अंदर जो करंट्स है वो मूव कर रहे हैं, राइट। इन करंट्स के मूवमेंट की वजह से जो प्लेट्स है, ए पॉइंट पे क्या हो रहा है, प्लेट्स डाइवर्ज हो रही हैं, वेट, प्लेट्स क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रही हैं, राइट। बी पे क्या हो रहा है, प्लेट्स कन्वर्ज हो रही हैं, है ना। सी पे क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रही हैं, डी पे क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रही है, राइट। तो ये होती है प्लेट टेक्टोनिक, जो हो रहा है बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन करंट्स, समझ गए। अब हम इसको रीड कर लेते हैं एक बारी, सारा एक एक लाइन रीड करने की जरूरत नहीं है, बस हम इसको बेसिक रीड करते हैं, ठीक है। कन्वेक्शन करंट थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय होम, आर्थर होम्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में दे रखा है, एक टेबल बना लो इसकी कि कन्वेक्शन करंट थ्योरी किसने दी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी, समझे। To explain the movement of Earth's lithosphere plate, this theory is significant in understanding the mechanism of plate tectonic. अब देखो इसको, देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये कोर है तो ये गर्म हो रहा है, राइट। एस्ट्रोस्फेयर में क्या हुआ, बेसिकली यहाँ हीटेड है तो यहाँ पे राइज हुआ, है ना। अब यहाँ पे जो ठंडा वाला है वो नीचे आ गया, ये ठंडा वाला नीचे आ गया, तो इन्होंने ग्रे कलर से ठंडा वाला दिखाया है और रेड कलर से गर्म वाला दिखाया है, राइट। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये इधर आ गया, ये दूर चला गया, तो इस पॉइंट पे क्या हुआ, दो प्लेट्स दूर दूर जा रही हैं, है ना। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, दो प्लेट्स एक दूसरे के टुवर्ड्स आ रही हैं, एक दूसरे से टकरा रही हैं, समझे। इसको हम बोलते हैं हमारा क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन करंट थ्योरी। ठीक, आगे चलते हैं। फिर आता है हमारा सी फ्लोर स्प्रेडिंग। अब होता क्या है ना, सी फ्लोर स्प्रेडिंग में इसको चीज को अच्छे से समझना, जो प्लेट्स है ना वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। जब दो प्लेट दूर जाएंगे, इसको बहुत ध्यान से समझो, आई विल ड्रॉ दिस, ये दो प्लेट्स है, ठीक है। ये प्लेट अगर दूर जाएगी, मान के चलो ये प्लेट 100 साल के बाद इतना दूर चली जाती है, जो इतना दूर थी वो इतना दूर चली गई, तो यहाँ से लावा बाहर आएगा और यहाँ पे सॉलिडिफाई हो जाएगा, राइट। अभी क्या हुआ, ये प्लेट और दूर हो गई तो लावा यहाँ पे सॉलिडिफाई हो गया। अभी डार्क पार्ट देखो, ये इतना है, ये इतना है, तो क्या हो रहा है, कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग हो रही है, क्रस्टल बिल्डिंग हो रही है, राइट। क्यों, दो मान के चलो, ये प्लेट है 100 मीटर की और ये प्लेट है 100 मीटर की, और ये 10 मीटर दूर है, कितना, 10 मीटर, है ना। तो क्या होगा, नीचे से लावा ऊपर आएगा और ये 10 मीटर को सॉलिडिफाई कर देगा। अब टोटल कितनी लेंथ हो गई कॉन्टिनेंट की, 100 + 100 + 10 210, राइट। अब मान के चलो कि 100-200 साल बाद ये और दूर दूर जाते हैं। अब ये 100 मीटर की है, ये 100 मीटर की है, और बीच में इसमें 500 मीटर वाला स्पेस है, 500 मीटर सॉलिडिफाई हो गया, नीचे से लावा ऊपर आया और उसने वो जम गया ऊपर आकर के। अब कितना हो गया, 200 + 500 250, तो कॉन्टिनेंट एक्स्ट्रा बिल्ड हुआ ना, तो 210 से 250 हो गया, तो 40 मीटर कॉन्टिनेंट तो एक्स्ट्रा बन गया ना, समझे। दिस इज नोन एज क्रस्टल बिल्डिंग। अब आप बोलोगे मैम इसका मतलब ये तो है नहीं कि अर्थ में अगर ऐसा होता तो अर्थ का साइज बड़ा होता रहता, कॉन्टिनेंट बिल्ड हो रहा है। तो एक बात याद रखना, कहीं पे अगर क्रस्ट बनेगा तो कहीं ना कहीं क्रस्ट टूटेगा भी। मैंने आपको क्या दिखाया यहाँ पे कि सी पॉइंट है ना, और ए पॉइंट है, सी और ए पॉइंट पे डाइवर्ज कर रही है प्लेट, दूर दूर जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्टिनेंट बिल्ट होगा, जैसे हमने डिस्कस किया। बट बी एंड डी पॉइंट पे क्या हो रहा है, बी एंड डी पॉइंट पे जो प्लेट है वो कन्वर्ज कर रही है। इसको बहुत ध्यान से समझो, इसका मतलब दो प्लेट है और ये दोनों प्लेट एक दूसरे में टकरा गई, राइट। अब होगा क्या, जो प्लेट भारी होगी वो नीचे चली जाएगी और जो प्लेट हल्की होगी वो ऊपर रहेगी, तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, राइट। तो ये वाला जो पार्ट है प्लेट का, ये क्या हुआ, एस्ट्रोस्फेयर में जाके डूब गया। एस्ट्रोस्फेयर बहुत गर्म है, तो ये जो पार्ट है ना ये पिघल जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, क्रस्टल डिस्ट्रक्शन हुआ, कॉन्टिनेंट का डिस्ट्रक्शन हुआ। तो अगर हमने देखा कि यहाँ पे 500 मीटर एक्स्ट्रा आ गई, अगर क्रस्ट बन रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा ही इसके दूर दो प्लेट एक दूसरे से मिल रही होंगी और किसी क्रस्ट में 500 मीटर जो क्रस्ट है वो डिस्ट्रॉय हो रहा होगा। इस तरह से बैलेंस बना रहता है, समझे। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग को आप देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, सी दिस वेरी केयरफुली, दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है, तो यहाँ से मैग्मा ऊपर आया और यहाँ पे सॉलिडिफाई हो गया, तो यहाँ क्रस्ट बिल्डिंग हो रही है। बट यहीं के थोड़ा दूर चले जाओ, यहाँ पे दो प्लेट्स एक दूसरे के अंदर टकरा रही हैं और जो भारी वाली प्लेट है वो एक हल्की वाली के नीचे जा रही है, तो यहाँ पे इतना क्रस्ट डिस्ट्रॉय हो गया। दिस इज नथिंग बट सी फ्लोर स्प्रेडिंग,
समझ गए? अब इसका एविडेंस क्या है, हमें पता कैसे चला ये चीज़, इसको बहुत ध्यान से समझना। हुआ क्या, जब हमने देखा, हमने इसको ना एक और बार ड्रॉ करती हूँ सो दैट यू विल अंडरस्टैंड दी एविडेंस ऑल्सो, ठीक है। आई ड्रॉ दिस विद डिफरेंट पेन। देखो, मान के चलो ये रिजेस है, ये एक पहाड़ है, मान के चलो ये एक पहाड़ है और एक ये पहाड़ है, ठीक है। और ये है, हाइपोथेटिकली मान के चलते हैं, दिस इज 26, ठीक है। ये इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है ऑफ 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर का डिस्टेंस है। और यहाँ पे लावा आया और सॉलिडिफाई हो गया। अब कुछ साल बाद क्या हुआ, ये जो पहाड़ दिख रहे हैं ना आपको, ये बेसिकली लावा को सॉलिडिफाई होकर के ही बने हैं, राइट। अब 1000 साल बाद चलते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, इट्स 3026। तो ये पहाड़ यहाँ चला जाएगा, ये पहाड़ यहाँ चला जाएगा, राइट। अब क्या होगा, नीचे से मैग्मा बाहर आएगा, नीचे से मैग्मा बाहर आकर के क्या करेगा, पहाड़ों को और बना देगा, ठीक है, समझे। तो ये जो 2 एक्स्ट्रा पहाड़ है ना, ये वाला पहाड़ और ये वाला पहाड़, ये कैसे आया, बेसिकली नीचे से 2 प्लेट दूर गई, ये इस डायरेक्शन में गई, ये इस डायरेक्शन में गई, तो नीचे से लावा आया और उसने सॉलिडिफाई होकर के इस तरह से पहाड़ बना दिए, ठीक है। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं, अब हम चलते हैं 4026 में। अब क्या होगा, इसको बहुत ध्यान से समझना। पहले तो ये वाला पहाड़ यहाँ आ गया, ये वाला पहाड़ यहाँ आ गया, ठीक है। फिर ये वाला पहाड़ यहाँ आ गया, ये वाला पहाड़ यहाँ आ गया। अब क्या होगा, एक पहाड़ यहाँ बन जाएगा, एक पहाड़ यहाँ बन जाएगा। तो ये वाला पहाड़ कहाँ से आया, ये वाला पहाड़ कहाँ से आया, ये 1000 साल बाद अगेन नीचे से लावा आया और ये पहाड़ बन गया। तो अब ये जो एरिया है ना, ये दीज आर नोन एज द रिफ्ट्स, ठीक है। यहाँ से सारा लावा ऊपर आ रहा है। अब साइंटिस्ट ने क्या देखा, अब मान के चलो आज प्रेजेंट मान के चलो 4026 चल रहा है। तो क्या हुआ, जो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट ने देखा कि यार कुछ तो गड़बड़ है। जो ये वाला पहाड़ है, ये मान के चलो रिफ्ट है, रिफ्ट से आप इतना दूर गए और इतना दूर गए, तो जो पहाड़ मिला ना आपको, एग्जैक्ट सेम दूरी पे जाओ, तो दोनों साइड पे जो पहाड़ है उसका केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल सेम है, उसकी एज सेम है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सेम है। फिर अगर आप यहाँ जाओ और यहाँ जाओ, है ना, तो ये वाला जो पहाड़ है और ये वाला जो पहाड़ है उसकी प्रॉपर्टी एकदम सेम है, उसकी एज सेम है। फिर आप थोड़ा और दूर जाओ, तो ये वाले पहाड़ की और ये वाले पहाड़ की दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है और इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी और एज सब कुछ सेम है। तो इससे प्रूफ हुआ कि जरूर एक्सपैंड कर रहा है। प्लस जितना इसके पास में जाओगे, जैसे अगर हम पहाड़ को नाम देते, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका सी और इसका डी, तो हम देखेंगे ए और बी की एज कंपैरेटिवली कम है एज कंपेयर टू सी एंड डी, समझे। तो इससे प्रूफ हुआ हमारा बेसिकली दिस सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ठीक है। आगे चलता है, अब हम इसके एविडेंसेस को रीड करेंगे, ठीक है। तो की कंसेप्ट क्या है कि मिड ओशनिक रिजेस है ना, अंडर वाटर माउंटेन, मतलब ये जो मैंने बताया ना माउंटेन्स है, दीज आर मिड ओशनिक रिजेस, ठीक है। ये देखो, ये दिख रही है, दीज आर मिड ओशनिक रिजेस, राइट। ये पहाड़ ऐसे दिख रहा है, दीज आर मिड ओशनिक रिजेस। तो ये हमें देखने को मिला, है ना। पहले हमको क्या लगता था कि बेसिकली अर्थ के अंदर जो ओशंस है इसमें कुछ है ही नहीं, है ना, इट्स बेसिकली प्लेन। जब हमने डिस्कवर किया तो हमको यहाँ पे रिजेस मिले, राइट। अब प्रोसेस क्या है वो हमने ऑलरेडी समझ लिया, इसके एविडेंस पर आता है डायरेक्टली। हमने देखा जो मैग्नेटिक एनोमलीज है ना, मैग्नेटिक सर्वे ने बताया कि इट रिवील सिमेट्रिकल पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक स्ट्राइप्स ऑन ईदर साइड ऑफ द मिड ओशनिक रिजेस। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप एक ही एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस पर जाओगे तो आपको सेम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मिलेंगी, एज भी सेम मिलेगी, ठीक है। ओशनिक क्रस्ट की थिकनेस बहुत कम है कंपैरेटिवली, मतलब ये नया बना है एज कम्पेयर टू कॉन्टिनेंट्स, राइट। फिर वॉल्केनिक एक्टिविटी हमको देखने को मिली, जैसे मैंने आपको बताया है ना, ओशन बेसिन की वाइडनिंग हो रही है, स्प्रेड हो रहा है ना, एंड सबडक्शन दोनों हमको देखने को मिला, राइट। आगे चलता है, प्लेट, फिर आता है हमारा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब प्लेट टेक्टोनिक तो आप समझ ही गए होंगे, है ना, हमने इस चीज को देखा ना, व्हाट आर दीज, बेसिकली दीज आर प्लेट्स। तो प्लेट्स क्या है, कन्वेक्शन करंट्स के ऊपर है, और अगर ये एक दूसरे में जा रही हैं तो डिस्ट्रक्शन हो रहा है कॉन्टिनेंट का, अगर एक दूसरे से दूर आ रही है तो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, समझ गए। अब आगे चलते हैं, अब देखो प्लेट बाउंड्री भी 3 टाइप की है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डाइवर्जेंट बाउंड्री, कन्वर्जेंट बाउंड्री एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। अब देखो, अगर 2 बाउंड्री एक दूसरे से दूर जा रही है तो उसको डाइवर्जेंट बोलोगे, है ना। इसमें क्या होता है, क्रस्ट बनता है, द प्लेट्स मूव अपार्ट फॉर्मिंग मिड ओशनिक रिजेस एंड रिफ्ट वैली। नाउ कन्वर्जेंट प्लेट क्या, दोनों के टूवर्ड्स आ रही है ना। अच्छा ये याद रखना, रिफ्ट अभी हमने देखा, रिफ्ट जो, और हमने माउंटेन्स देखे मिड ओशनिक रिजेस मतलब बेसिकली माउंटेन के अंदर के माउंटेन्स विद इन दी ओशन, ये कहाँ बने थे, डाइवर्जेंट प्लेट पे बने थे। जो कन्वर्जेंट प्लेट होता है ना उसमें ट्रेंचेस बनती है, खाई बनती है, क्यों, जैसे ये 2 प्लेट है, ये पहले से टकराई, अब ये इसके नीचे चली जाएगी तो इट विल गो समथिंग लाइक दिस एंड इट विल गो समथिंग लाइक दिस,
ये यहीं रहेगी बट ये इसके नीचे चली जाएगी, तो ये ट्रेंच बन गया ना, खाई जैसी बन गई। तो ये ट्रेंचेस कब बनेंगे, कन्वर्जेंट बाउंड्री पे बनेंगे। देन देयर आर ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री क्या होती है, एक दूसरे को बिल्कुल भी परेशान नहीं करती, आसपास में प्यार से निकल जाती है, ठीक है। तो ये एक बाउंड्री, ये एक बाउंड्री है, ये इधर चली गई, इधर चली गई, समझ गए। आगे चलते हैं। मेजर प्लेट्स, माइनर प्लेट्स आपको याद रखनी पड़ेंगे, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी में दे रखी है, यूपीएससी पूछ सकता है, थोड़ा सा रट्टाफिकेशन आएगा। मेजर प्लेट्स कौन कौन सी है, पैसिफिक प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, इसको कॉन्टिनेंट के बेसिस पर नाम याद कर लो, ठीक है। पहले तो हमने ये पैसिफिक सबसे बड़ा ओशन याद कर लिया, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरेशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, इंडो ऑस्ट्रेलिया हो गया, सब कॉन्टिनेंट के नाम पे याद रख लो, ठीक है। एक एक्स्ट्रा याद रख लेना, एंटार्क्टिका, ठीक है। तो पहले तो कॉन्टिनेंट के नाम पे सारे याद रख लिए, नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, यूरेशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया किसमें, इंडो ऑस्ट्रेलिया में, राइट। अब हम किस तरह से याद रखेंगे, अब हम एक ओशन याद रखेंगे और एक एंटार्क्टिक, ठीक। तो एंटार्क्टिक और एक ओशन, पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है। दैट आर ऑल दी मेजर प्लेट्स। फिर माइनर प्लेट्स है, इनको भी हम, इसको बस रीड कर लेना, इट्स नॉट रियली इंपॉर्टेंट, इसको रीड कर लेना। पूछ सकता है कि विच आर माइनर प्लेट या मेजर प्लेट, तो मेजर प्लेट अगर याद है तो माइनर प्लेट अपने आप याद हो जाएगी, राइट। आगे चलते हैं। देन कम्स रॉक एंड देयर फॉर्मेशन। अब देखो जो रॉक्स हैं वो होती है 3 टाइप की, ठीक है। रॉक्स होती है इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस समझते हैं। सबसे पहले अर्थ पर जो रॉक्स हैं दे आर इग्नियस रॉक। रॉक्स का सोर्स क्या है, मैग्मा ऊपर आया, सॉलिडिफाई हुई और रॉक बन गई, दैट इज द इग्नियस रॉक। अब क्या होता है ना, इरोजन होगा, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में कल पढ़ेंगे, तो हम रियलाइज करेंगे देयर इज समथिंग नोन एज इरोजन। इरोजन के टाइम पे क्या होता है, बेसिकली जो रॉक्स होती है ना वो टूट करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। तो रॉक से ही टूट टूट के मिट्टी बनती है, ये हमको पता ही है, राइट। अब क्या होगा, टाइप्स ऑफ रॉक में चीज़ रखना, इग्नियस रॉक में इट्स अ रॉक जो लावा के सॉलिडिफाई होने से बनी। अब यही रॉक इरोजन की वजह से छोटे छोटे सेडिमेंट्स में सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। अब होगा क्या, ये सेडिमेंट्स है ना, मान लो ये क्लियर है, ये अर्थ की लेयर है, इस पर सेडिमेंट्स आए, इरोजन की वजह से डिपोजिशन हुआ या सेडिमेंट्स आ गए, ठीक है। फिर इसके ऊपर और सेडिमेंट्स की लेयर आई, फिर उसके ऊपर और सेडिमेंट्स की लेयर आई, अब ये लेयर ना एक दूसरे में फ्यूज हो जाएंगे और फ्यूज होकर के नई रॉक बना देंगे, जिसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, समझ गए। नाउ व्हाट इज मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक क्या है, यही 2 टाइप की रॉक्स, इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक, अगर अर्थ के अंदर चली जाती है, अर्थ के सरफेस के अंदर चली जाती है बिकॉज ऑफ प्लेट टेक्टोनिक या एनीथिंग, एंड अंडर ह्यूज टेम्परेचर, ह्यूज प्रेशर इसको रखते हैं फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो क्या होगा, इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है ना उनका रीस्ट्रक्चरिंग हो जाएगा और ये रॉक बहुत हार्ड डेंस हो जाएंगी, ठीक है। इनको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, समझ गए। अब इसको रीड कर लेते हैं एक बार। व्हाट इज इग्नियस रॉक और प्राइमरी रॉक, दे इट इज फॉर्म ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा, ठीक है। इसके भी टाइप है एक्सट्रूसिव, इंट्रूसिव, हमने देखा। इंट्रूसिव मतलब जो सरफेस के अंदर बन रहे हैं, जिसको हम प्लूटोनिक रॉक्स भी बोलते हैं। एक्सट्रूसिव मतलब जो सरफेस के अबव बन रहे हैं, ये हमने देखा था। इसके कैरेक्टर क्या है, हार्ड है, क्रिस्टलाइन है, नॉन लेयर्ड है, लेयर्ड नहीं है क्योंकि मैग्मा ऊपर आया सॉलिडिफाई हो गया, सिंपल, ठीक है। सेडिमेंट्री क्या है, ये सॉफ्ट होगा कंपैरेटिवली, क्यों, लेयर्स है ना इसमें। इसको ऐसे इमेजिन करो, लाइमस्टोन देखा होगा आपने, है ना, समवॉट ही उस कंसिस्टेंसी का है, ठीक है। अब इसमें लेयर्स है तो इसमें फॉसिल हो सकता है, क्या इग्नियस रॉक में फॉसिल होगा, नहीं होगा। अगर इग्नियस रॉक में फॉसिल हुआ तो जल के राख होकर खत्म हो जाएगा ना। इग्नियस रॉक तो लावा होंगे, उसके ऊपर मान लो कोई एनिमल आ गया लावा के बीच में तो जल के भस्म हो जाएगा। सेडिमेंट्स में क्या है, देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपको इसमें फॉसिल्स मिले, एंड यूजुअली हमको हमेशा सेडिमेंट्री रॉक्स में ही फॉसिल्स मिलते हैं, ठीक है। इसमें क्या, कॉम्पैक्ट एंड सीमेंटेशन, कॉम्पैक्शन एंड सीमेंटेशन ऑफ सेडिमेंट्स, मतलब क्या है, वही जो सेडिमेंट्स है वो फ्यूज हो गए, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सॉफ्ट है, लेयर्ड है एंड मे कंटेन फॉसिल्स एज वेल। कम टू मेटामॉर्फिक रॉक, ये कब बनेगा, जब कोई भी रॉक अंडर ह्यूज टेम्परेचर एंड प्रेशर हो, अंडर ह्यूज हीट एंड प्रेशर हो, ठीक है। अब इसमें भी क्या है, फोलिएटेड है, फोलिएटेड मतलब विद लेयर्स, नॉन फोलिएटेड मतलब जिसमें कोई भी लेयर्स नहीं है ना। इसके एग्जाम्पल याद रखना, शिट्स एंड मार्बल इज द एग्जाम्पल। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बहुत हार्ड है, डेंस एंड क्रिस्टलाइन है। हार्ड और डेंस तो होगा ही ऑब्वियसली, वी ऑल नो दैट, एंड क्रिस्टलाइन क्यों, क्रिस्टल फॉर्मेशन भी हुआ ही है इसमें। Now what is petrology? Petrology is nothing, it is a study of rocks, ठीक है। पेट्रोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ रॉक्स, समझ गए। आगे चलते हैं। नाउ एग्जाम्पल इसमें दे रखा है, सी ये रॉक्स है ना, और इनका मेटामॉर्फिज्म हुआ है, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, याद रखना ये चीज़, ठीक है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको अच्छे से याद रखना। नाउ ग्रेनाइट को अगर हम प्रेशर लगाएं तो क्या बन जाएगा, नीज बन जाएगा, ठीक है। क्ले शेल को प्रेशर लगाएं तो क्या बन जाएगा, शिट्स बन जाएगा। फिर प्रेशर के केवल 2 ही हैं, फिर आता है हीट वाला। सैंडस्टोन को हीट करोगे तो क्वार्टजाइट बन जाएगा, क्ले एंड शेल को हीट करोगे तो स्लेट या फिर फाइलाइट बन जाएगा।
कोल को करने पे बन जाएगा एंथ्रासाइट एंड ग्रेफाइट, ये तो आपको पता ही होगा। एंड लाइमस्टोन से बनता है मार्बल। आई होप आपको ये चीज़ भी पता हो। तो लाइमस्टोन जो बहुत सॉफ्ट पत्थर होता है, अगर आप उसको ह्यूज टेम्परेचर एंड प्रेशर में रखो वो मार्बल बन जाता है, ठीक है। देन कम्स द रॉक साइकिल, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम इसको समझते हैं। देखो रॉक साइकिल क्या है, इसको सिंपल सा समझेंगे। आई विल ड्रॉ दिस विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। मान के चलो ये इग्नियस रॉक है, ठीक है, दिस इज इग्नियस रॉक। अब इग्नियस रॉक क्या सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो सकती है? क्या हो सकता है ये? बिल्कुल सही। कैसे? विद द हेल्प ऑफ इरोजन, राइट। अब इग्नियस रॉक क्या ये मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्यों? अंडर ह्यूज टेम्परेचर एंड प्रेशर हो सकती है, राइट। नाउ आता है मेटामॉर्फिक रॉक पे। क्या मेटामॉर्फिक रॉक इग्नियस रॉक बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। अगर मेटामॉर्फिक रॉक सरफेस के अंदर चली जाए, हमने देखा दो प्लेट एक दूसरे के अंदर टकरा रही थी, है ना, तो क्रस्ट का बहुत बड़ा पार्ट अंदर चला गया। तो इस तरह से अगर मेटामॉर्फिक रॉक सरफेस के अंदर चली जाए और वो पिघल जाए तो क्या बन जाएंगी? मैग्मा बन जाएंगी। जब मैग्मा से बन के सरफेस के ऊपर आएंगी तो क्या बन जाएंगी? वापस इग्नियस रॉक बन जाएंगी। समझ गए? नाउ क्या मेटामॉर्फिक रॉक सेडिमेंट्री रॉक्स बन सकती है? डेफिनेटली बन सकती है। मेटामॉर्फिक रॉक का भी तो इरोजन होता है ना। तो मेटामॉर्फिक रॉक का जब इरोजन होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाएंगे और वो पार्टिकल्स फ्यूज हो जाएंगे, वो सॉइल के पार्टिकल्स फ्यूज होकर के सीमेंटेशन हो जाएगा। क्या बनाएंगे? इट विल कॉज सेडिमेंट्री रॉक। तो आफ्टर इरोजन के बाद जब डिफ्यूजन होगा, या फिर हम बोल सकते हैं उसको फ्यूजन होगा, है ना, कॉम्पैक्शन होगा, सीमेंटेशन होगा, तो क्या बन जाएगा? सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाएगा। नाउ क्या सेडिमेंट्री रॉक इग्नियस रॉक बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। अगर सेडिमेंट्री रॉक सरफेस के अंदर चली गई, पिघल गई, और जब पिघल के लावा जब वापस बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा? इग्नियस रॉक बन जाएगा, राइट। नाउ क्या सेडिमेंट्री रॉक, तो ये कैसे बनी? ये हुआ कैसे? बेसिकली पहले तो आप बोलोगे कि ये एस्थेनोस्फेयर में गई, फिर एस्थेनोस्फेयर से क्या हुआ? लावा सॉलिडिफाई हो गया, है ना। नाउ सेडिमेंट्री रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक बन सकती है क्या? बिल्कुल बन सकती है। अगर इसको आप ह्यूज टेम्परेचर और प्रेशर में रखो, सरफेस के अंदर चली गई, ह्यूज टेम्परेचर प्रेशर में रही, एस्ट्रोस्फेयर तक नहीं गई बट अंडर ह्यूज टेम्परेचर एंड प्रेशर रही, तो इट विल टर्न इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। तो दिस इज नोन एज सॉइल, ये रॉक साइकिल। तो रॉक साइकिल क्या बोलती है कि जो रॉक्स होती है ना आपस में इंटरचेंजेबल होती है। इग्नियस रॉक बन सकती है सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक बन सकती है मेटामॉर्फिक रॉक, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, एक बार रिविजन करते हैं इसका। तो इग्नियस रॉक कैसे बनेगी? मेटामॉर्फिक रॉक अंडर ह्यूज टेम्परेचर एंड प्रेशर। मेटामॉर्फिक रॉक किस तरह से इग्नियस रॉक बन सकती है? अगर मेटामॉर्फिक रॉक पिघल गई है एस्थेनोस्फेयर में और फिर लावा बाहर आया अर्थ के सरफेस में, तो कौन सी रॉक बनाएगा? इग्नियस रॉक बनाएगा, राइट। इग्नियस रॉक सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनेगी? अगर उसका इरोजन आता है, फिर उसके बाद कॉम्पैक्शन, सीमेंटेशन, डिफ्यूजन, फ्यूजन सब कुछ हो, तो क्या बनेगा? सेडिमेंट्री रॉक बनेगी। अगर इसी सेडिमेंट्री रॉक को हम जमीन के अंदर डाल दें एस्थेनोस्फेयर में, वो पिघल जाए, पिघलने के बाद वापस सरफेस पे, तो क्या बनाएगा? इग्नियस रॉक बनाएगा। ठीक है। सिमिलरली सेडिमेंट्री रॉक क्या मेटामॉर्फिक रॉक बना सकती है? बिल्कुल सही, टेम्परेचर एंड प्रेशर के अंदर में। और मेटामॉर्फिक रॉक अगर इरोजन होता है, उसके बाद अगर उसको फ्यूजन होता है, सीमेंटेशन होता है, तो क्या बनाएगी? सेडिमेंट्री रॉक बनाएगी। दैट इज आवर रॉक साइकिल। ठीक है, तो दैट इज इट फॉर द डे। आप इस चीज़ को रिवाइज करो अच्छे से, ठीक है। यहीं तक रखते हैं हम इसको, सो दैट आप रिवाइज कर पाओ। एंड याद रखना, हमने ना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है। दीज टॉपिक्स विल गिव यू द बेस्ट ROI, राइट। तो उनको अच्छे से रिवाइज करो। अगर NCERT आपने नहीं किया है तो प्लीज़ NCERT को का जो कोर्स है NCR, उसमें प्लीज़ इनरोल करो, है ना। अगर आप UPPCS की प्रेपरेशन करो तो यू कैन इनरोल टू आवर UPPCS कॉम्बो बैच, ठीक है। अभी अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है। एंड फॉर इफ़ यू प्रिपेयरिंग फॉर 2026 NCR प्लस हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दिस इज द बेस्ट कॉम्बो दैट यू कैन बाय। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रखे हैं तो NCERT वाला ले लो, NCERT कर रखे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाला ले लो, वट एवर सूट्स यू द बेस्ट। बट आई एम टेलिंग यू, आप जाके हमारा फीडबैक देखो, यू विल रियलाइज कि सबसे ज़्यादा डिटेल्ड वे में हमने कवर किया है, राइट। एंड दिस इज व्हाट SSIP स्टैंड्स फॉर। वी कवर थिंग्स विद डेप्थ, है ना। सो अगेन आई वुड से ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। सी यू टुमारो।